कई बच्चे नए हैं अभी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि केवल इंक्वायरी के लिए आए हैं अभी। शुरुआत वहीं से करते हैं, हो सकते हैं कई क्वेश्चंस आपके इंक्वायरी के मैं यहीं पर स्कूल आउट कर दूं। सबसे पहले पूरा एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी होती है कि संस्था क्या है, क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं, कैसे कोर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और किन किन मेजर चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिलहाल काफ़ी इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं एचसीएस को लेके और उसके पीछे रीज़न है कि 2018 के बाद में नोटिफिकेशन जो है वो अभी 2021 में लगभग लगभग आने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एचपीएससी को, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, एक लेटर जारी किया है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 145 एचसीएस ऑफिसर टुगेदर विद वेरियस पोजीशंस ऑफ द एसडीएम टुगेदर विद द डीएसपी फॉलोड बाय द ईटीओ, तहसीलदार एंड मैनी मोर। काफ़ी वैकेंसीज के लिए जो है 145 के आसपास में ये वैकेंसीज हमारी नोटिफिकेशन आने वाला है। जुडिशरी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और अब इंतज़ार कर रहा है बच्चा काफ़ी लंबे समय के बाद में कि वो एचसीएस जुडिशरी ब्रांच के साथ साथ में एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसका भी नोटिफिकेशन आए। तो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हर साल एग्ज़ाम है। दिस इज़ द लैकुना इन द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट कि अदर स्टेट्स हैं, जैसे आप यूपी को, बिहार को देखोगे तो हर साल उनका नोटिफिकेशन है, लेकिन हर साल उनका नोटिफिकेशन है, यूपीएससी का हर साल नोटिफिकेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का हर साल नोटिफिकेशन नहीं। फिर भी प्रोबेबल आप मानो कि धीरे धीरे जिस प्रकार से रेगुलराइजेशन हो रहा है, लगभग लगभग ये कोशिश है कि हर साल वैकेंसीज निकले। तो हम लोगों को दो प्रकार की में प्रोसेस लेके चलनी पड़ेगी। एक तो वो कि जो इस साल ही एचसीएस 2021 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जिनको इस साल एग्जाम देना है, तो डेफिनेटली से जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होगी। और एक है कि फाउंडेशन कोर्स, कि हम आज ही, कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कि अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, आप लोगों में शायद आप भी अंडर ग्रेजुएट हैं, आप भी शायद अंडर ग्रेजुएट हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि एक लंबी प्रोसेस है उनके लिए, उनके पास पर्याप्त समय है, तो 2021 को तो देना ही देना है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अटेम्प्ट। यूपीएससी के अंदर अलग चीज हो गई, एचपीएससी के अंदर अलग हो गई, अटेम्प्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके, है ना। आप 21 साल से लेके 42 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। तो आप अच्छा अंडर ग्रेजुएट हैं फिर भी आप एग्जाम दो, मोटे तौर पे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रेशर क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कि स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होगी। तो एग्जाम सबको देना है। तो जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स के लिए हैं वो एक लंबी 1.5 साल की लगभग लगभग अपना समय लेके चलेंगे। इस साल हम प्रीलिम्स का भी तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, फॉलोड बाय जो है डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्चुअल्स की बात करेंगे, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, और वो एक लंबी प्रोसेस के अंदर हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जो कि इस साल 2021 का जो एचसीएस एग्ज़ाम है उसको देना चाहेंगे और डेलिबरेटली देना चाहेंगे, पूरे ताकत के साथ देना चाहेंगे कि इसी साल जो है हमारे को। तो अब मैं उन बच्चों को टारगेट करते हुए बात बताऊंगा कि अभी फिलहाल जो क्लासेस हम लेके चलेंगे, जो प्रोग्राम्स हम लेके चलेंगे, वो 2021 को टारगेट करेंगे। फाउंडेशन वाले बच्चों को एडवांटेज मिलेगा कि फिलहाल उनको प्रीलिम्स का मेंस दोनों मिलेगा, और जो बच्चे होंगे जिनको 2021 केवल प्रीलिम्स देना, उनको केवल प्रीलिम्स की क्लासेस मिलेंगी। तो इसी रेफरेंस के अंदर हमने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के बैनर तले हमने इस संस्था की नींव रखी। काफ़ी लंबे समय से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम बालकिशन है और मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ, एंड आई एम बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, द साउदर्न हरियाणा, द साउदर्न पार्ट ऑफ द हरियाणा। तो एचआईसीएस की नींव इसीलिए रखी गई कि यहाँ मुखर्जी नगर के अंदर बहुत संस्थाएं हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। लेकिन मैंने जब ऑब्जर्व किया कि 2004 से लेकर 2014 तक मैंने लगभग लगभग हर हरियाणा एग्जाम दिया है। कभी मेरा मेंस रुक गया, कभी मेरा इंटरव्यू रुक गया। अप्रोक्सीमेटली 2009 एंड 2011 का मैंने इंटरव्यू फेस किया। तो मुझे लगा कि एचपीएससी और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम बच्चे को अगर यूँ समझ लो कि सपोज कर लो आप कोई विकास देवी कीर्ति सर के पास चले जाए, दृष्टि में चला जाए, कोई ध्येय में चले जाए, दे आर द बेस्ट द पर्टिकुलर इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, बट एचपीएससी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चे को, जो बच्चा टारगेट करना चाहता है, जैसे आप पिछले साल के टॉप रैंक्स को देखें, टॉप रैंकर्स को देखें, मोहित मैराना को देखो, आप ललित के यादव को देखें, नारनोलिया को देखें, उसके बाद में संगना को देखें, तो ये सब लोग हैं जिन्होंने कभी भी यूपीएससी क्लियर नहीं करा
और जिन्होंने कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करी, उन्होंने केवल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तैयारी करी और वो अच्छा रैंक लेके वहां पास हो गए। इसका मतलब हुआ कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो एक डिफरेंट एंगल पे है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिपरेशन वो एक डिफरेंट एंगल पे है। तो हमने सोचा कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस जो है वो केवल और केवल एचपीएससी के एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट करेगी और हम यूपीएससी से कैसे डिफरेंट होंगे उसके ऊपर ही फोकस करना है कि यूपीएससी के सिलेबस में उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके के अंदर और उसके सिलेबस में और उसकी स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंसेस हैं। कोई बता सकता है क्या डिफरेंसेस हैं? एनीबॉडी है आइडिया? तो क्या डिफरेंसेस हैं उसी से जो है आपका अलग होगा कि हमें एचपीएससी के लिए किस रास्ते पे चलना है। इस फील्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको मार्ग सुस्पष्ट पता होना चाहिए। एक भूल भुलैया है, एक भूल भुलैया है और थोड़ा सा भी इधर गए, सपोज कर लो अभी आप बैठे हैं और मैं आपसे कहूं कि किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? सब आदमी दो दो लाइन बोलेंगे। हाँ जी बताइए, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं, जैसा मन में आए। कोई बात नहीं, आप बताओ। किसान आंदोलन हो रहा है, दिल्ली की सीमाओं के ऊपर किसान डटे हुए हैं काफी लंबे समय से, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए। बताइए, आशीष बताओ, क्या सोचते हो किसान आंदोलन के बारे में? एनीबडी है कोई और? हाँ बताइए। आप टारगेट करना चाह रहे हैं आड़तियों को। अब मैंने सबके जवाब सुने हैं, यहीं से मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ कि पहली बात तो मोस्टली जो आंसर्स हैं आपके वो पॉलिटिकल आंसर्स हैं एंड हेयर वी आर रिप्रेजेंट द एकेडमिक्स। हमें बात करनी है किसानों के आंदोलन के पीछे निहित तथ्यात्मक चीज़ों को कि कानून क्या है, हमारा काम प्रशासन का है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें कैसेंगे, और अगर जो कानून में प्रॉब्लम है तो क्या समस्याएं हैं। हमें पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर ना किसान का पॉलिटिकल एजेंडा पकड़ना है और ना गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा पकड़ना है। वी आर फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी पार्ट, so we have to stand with the academia rather than particular political and social issues. We have to with the academia। ये कानून जो बना, ये जो कानून बना, अब यहाँ हरियाणा, मैं एग्जांपल जो देना चाह रहा हूँ कि यहाँ हरियाणा और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहूंगा। यहाँ यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निहित आंदोलन के तहत क्या यह आंदोलन पूर्णतया एक सीमित आंदोलन, एक क्षेत्र विशेष तक, एक विशेष जात विशेष तक ही सीमित है, या ये राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन है और इस आंदोलन के पीछे तथाकथित विभिन्न कारणों को समावेश कीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी का, जिसके अंदर आपको सारे एंगल देने पड़ेंगे कि राष्ट्रीय है कि नहीं है। राष्ट्रीय का मतलब कि पंजाब यानी जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी है कि नहीं है, सबका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, सारे किसानों का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, छोटे किसानों सीमांत किसान से लेके और बड़े किसानों तक का जो है इसमें पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, किसानों के अलावा और लोगों, किन लोगों का इनको समर्थन है। ठीक है, हो सकता है कोई ट्रेड यूनियंस का भी इनको सपोर्ट है कि नहीं है, मजदूरों का इनको सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी यूपीएससी के हिसाब से।
ठीक है, और फिर आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि 3 कानून है एक साथ, उन तीनों कानूनों को अलग अलग आपको समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन होगा एक यूपीएससी स्तर का, जहां आपको एनालिटिकल चलना पड़ेगा। ठीक है, और जहां एचपीएससी आ गई तो एचपीएससी सीधे पूछेगी कि हरियाणा में और पंजाब के आंदोलन के लाभ और हानि बताइए, यानी वो सीधा क्वेश्चन पूछेगी, इतना घूमने की जरूरत नहीं है। यहीं से सिलेबस में डिफरेंस हो जाएगा, यहीं से चीज़ों को समझने में डिफरेंस हो जाएगा, और यहीं से आपके लिखने में डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि एचपीएससी जो है उसका सिलेबस मैं 50% ऑफ द यूपीएससी मानता हूं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ मानता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मानता हूं। इसलिए हमारे को सिलेबस का वही पार्ट टच करना है जहां से कि मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछता है, रादर देन यूपीएससी के अंदर। सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई डेफिनेशन पूछी, एक डेफिनेशन पूछी, एक डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन पूछी यूपीएससी ने, और एक डेफिनेशन पूछी सेम टू सेम व्हाट इज मैनेजमेंट बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों का क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लिखने में डिफरेंस हो जाएगा। जब आप यूपीएससी के अंदर लिखोगे और वहां लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल मैनेजमेंट इज सच एंड सच, अकॉर्डिंग टू मार्क टेलर सच एंड सच, अकॉर्डिंग टू ग्रैम स्मिथ सच एंड सच, अगर ये सब राइटरों को, यानी राइटर्स जो लिखते हैं ना डेफिनेशन, कि उसके अनुसार ये, फलाने के अनुसार ये, दिखने के अनुसार, अगर जो इस प्रकार की डेफिनेशन आप यूपीएससी में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वहां यूपीएससी ये मानता है कि आपने सब थिंकर्स को पढ़ लिया, सारे थॉट्स को पढ़ लिया, सब स्कॉलर्स को पढ़ लिया ना। अब पढ़ने के बाद ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो। यू आर गोइंग टू बिकम द चार्जेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ऑफ अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन ए स्कॉलर। एक राइटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशन है। तो इन सबको पढ़ने के बाद में आपके क्या समझ में आया, वो ये पूछना चाह रहा है। अब सपोज कर लो किसान आंदोलन पे बात करेंगे कि एक यूं कहे कि राहुल गांधी ने ये कहा, दूसरा ये कहे कि राकेश टिकैत ने ये कहा, तीसरा ये कहे कि मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा, चौथा ये कहे कि नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री ने ये कहा। इन ये क्वेश्चन ये अगर आप यूपीएससी में लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो ये पूछ रहे हैं, सबने कह लिया ना, सबने अपनी अपनी राय व्यक्त कर ली ना, तुम क्या कहना चाह रहे हो ये बताइए। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हेन द पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन इज अरेज इन द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, देन यू हैव टू राइट डाउन लाइक दैट वन कि अकॉर्डिंग टू फ्योल, अकॉर्डिंग टू टेलर, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा, नरेंद्र तोमर ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो वहां का राइटिंग स्किल अलग हो जाएगा, यहाँ का राइटिंग स्किल अलग हो जाएगा, यहाँ का सिलेबस डिफरेंट हो जाएगा, वहाँ का सिलेबस डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ का पीटी भी डिफरेंट है, वहाँ का पीटी भी डिफरेंट है। हरियाणा के अंदर सीधा फैक्ट्स हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी के अंदर फैक्ट आने के बावजूद आपको समझ आनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा डिफरेंस है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके और यूपीएससी को लेके। सिलेबस को लेके काफ़ी डिफरेंस है, और मैं ये मानता हूँ कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे इजी अगर जो कोई एग्ज़ाम है तो वो एचपीएससी का एग्ज़ाम, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस को आप लें तो इनसे कहीं ज़्यादा आसान हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके कि हमारा फोकस यूपीएससी नहीं होगा, हम सिलेबस को बहुत आराम से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, टू द स्पेसिफिक यूपीएससी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस रखना है हमें। अदरवाइज पढ़ाई तो बहुत हो जाती है, ज्ञान तो बहुत हो जाता है, हिस्ट्री वही वहाँ पर लिखी हुई है, हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो यही होगा कि हम केवल और केवल एचपीएससी की तरफ जो है फोकस करें। अब हम कैसे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। मोस्टली यूपीएससी के अंदर देखो क्या चलता है, चाहे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, कि क्लासेस होती हैं, एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट चलता है, एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट चलता है कि 2.5-3 घंटे एक ही सब्जेक्ट की क्लास। समझ रहे हैं? कि सपोज कर लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगी लगातार 1 महीने, और जब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ज्योग्राफी पे नहीं जाओगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट, और उसके बाद में नेक्स्ट, यानी 2.5-3 घंटे की केवल एक ही क्लास। वो चला सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न है कि वो जो बच्चा आता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो 2-3 साल का प्रोग्राम बना के आता है कि अभी मैं फाउंडेशन बैच लूँगा,
फिर मैं उसके बाद में ये कोर्स करूंगा, उसके बाद मैं सब्जेक्ट लूंगा, है ना। लेकिन यहाँ हम लोगों के पास में समय कम है, और समय कम होते हुए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल मई के आसपास में भी एग्जाम हमारा कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेते हुए कि हमें ओवरऑल सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं ये कहूँ कि एक महीने हिस्ट्री पढ़ लो, फिर एक महीने पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर एक महीने जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर एक महीने साइंस पढ़ेंगे, तब तक तो एग्जाम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमें ओवरऑल सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो बनाया है 6 days अ वीक क्लास, कि 6 दिन जो है हमारी क्लास चलेंगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और अभी फिलहाल शुरुआत में 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 घंटे चलेंगी, और उसके बाद में 4 घंटा, यानी 2-2 घंटे की 2 क्लास। इसके अंदर हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। सपोज कर लो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हमने ले लिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ज्योग्राफी और साइंस हम लेंगे कब? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 3-3 दिन के अंदर 2-2 सब्जेक्ट। जब ये 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में सारी चीजें कवर नहीं हो रही हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हरियाणा, करंट अफेयर्स, उसके अलावा साइंस, साइंस एंड टेक, बायो। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मैटर्स भी मिसलेनियस, तो कई सिलेबस हो जाते हैं। तो ये जब 4 कंप्लीट हो जाएंगे आपके, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट के ऊपर फेस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर भी बहुत अवेलेबल है इन द मार्केट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो ट्रेंड आया है नया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को आप देखें 2004 से लेकर 2018, धीरे धीरे करके इन्होंने हरियाणा का जो पर्टिकुलर जीएस है, जीके है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे, जब हम लोग ने 2004 में दिया तो मुश्किल से 3 क्वेश्चन थे, और 2004 के बाद में 2009 के अंदर वो क्वेश्चंस बढ़ के 13 हो गए थे। और अब पोजीशन ये है कि आपको हो सकता है कि 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन केवल हरियाणा से मिले। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो गया आपका हरियाणा का। और हरियाणा का इसमें क्या क्या आ गया? हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हरियाणा हिस्ट्री, टुगेदर विथ हरियाणा करंट अफेयर्स। ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति, जो है ना, ये सारी चीज़ें कंक्लूड। तो ये एक बड़ा पार्ट है जिसका बहुत अच्छा मैटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप चाहे कोई भी बुक उठा के लाओ, इस मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल हैं वो सारी उठा के लाना, आप कंक्लूड करोगे कि इनके अंदर कुछ है ही नहीं। और आपको मैं बोल रहा हूँ, एचपीएससी को छोड़ो, एचएसएससी के जो एग्जाम हुए हैं अभी लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर में, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे वो इन बुकों के अंदर समाहित ही नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा हरियाणा का जो मैटर है, जैसे राजस्थान को इस मामले में मानता हूँ, यूपी है, उसके अंदर खूब मैटर अवेलेबल है, खूब किताबें हैं, खूब अच्छे राइटर्स हैं, खूब अच्छे पब्लिकेशंस हैं। लेकिन हरियाणा के ऊपर ना तो कोई बढ़िया राइटर ने कोई बुक लिखी है, ना कोई कंक्लूजन किया है, ना कोई बढ़िया पब्लिकेशन है, तो किसी प्रकार का बेटर अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो स्पेशलाइजेशन हमने इस पे किया है वो किया है कि हरियाणा के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस होगा। और हरियाणा हम शुरुआत के जो 15-20 दिन होंगे उसके अंदर नहीं पढ़ाएंगे। उसके पीछे रीज़न है, 15-20 दिन ही हो सकता, महीने तक भी हम ना पढ़ाएं, बीच में 1-2 क्लास लगा दें, वो अलग बात है। कि हरियाणा एग्जाम के नज़दीक जाके जब आप टारगेट करोगे तो उसको समझना ज़्यादा आसान होगा, और राइट टाइम पे याद रहेंगे आपको। अभी याद करना दिक्कत में रहेगा, लास्ट टाइम में आपको याद भी करवा दूंगा, टुगेदर विद करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ के पढ़ाऊंगा। तो हरियाणा का जो पार्ट है वो आपको सबसे अच्छी तरह कराया जाएगा, जो कि कोई और इंस्टीट्यूट आपको कराएगा भी नहीं। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, एचसीएस के ऊपर कोई दिल्ली के अंदर क्या, चंडीगढ़ तक भी कोई जो है स्ट्रेटेजिक वाइज, ठीक है, किसी ने भी खोल लिया वो अलग बात होती है। स्ट्रेटेजिकल जो है ना, एचसीएस के ऊपर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है जो कि केवल एचसीएस के ऊपर आपको टारगेट करता हो। ठीक है, तो 6 डे से क्लास चलेंगी हमारी। फिर उसके बाद में है संडे टेस्ट सीरीज। कई बच्चे बोलते हैं सर क्लास लेनी है ना, कई बच्चे क्या बोलते हैं, केवल क्लास लेनी है, टेस्ट सीरीज का क्या करेंगे? और मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो कोई पार्ट है आज की डेट में प्रीलिम्स निकालने का या मेंस निकालने का, तो वो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं या आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स आपके कभी भी नहीं आएंगे। सब्जेक्टिव पढ़ते चलो ना कितना भी, उसके बावजूद यदि लास्ट में प्रैक्टिस नहीं है, तो रिजल्ट विल इन नॉट इन हैंड्स। द रीजन बिहाइंड दैट, कई बार आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो और आपने पढ़ा भी है, उसके बावजूद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार की होती है कि आपको आते हुए भी आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो हमेशा
अगर जो आपका कोई सिलेबस का पार्ट हुआ है और टेस्ट सीरीज में आप इन्वॉल्व नहीं है, टेस्ट सीरीज का आपको एडवांटेज पता है? एनीबडी किसने टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेशन किया अभी तक? बताओ क्या एडवांटेज है? बिल्कुल सही। टेस्ट सीरीज आपके 100 मार्क्स की हो रही है, 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज हो रही है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि जब डिस्कशन और उस पार्ट पे आते हैं तो आपके 400 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस पे बात होगी फिर, और चारों ऑप्शन पे बात होगी तो 400 क्वेश्चन के ऊपर बात हो रही है। और वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप ये मान के चलिए कि 30 से 40%, 50% तक क्वेश्चंस तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं कहीं से उठाए हुए होते हैं। अब हरियाणा का एग्जाम है तो हो सकता है बिहार से उठा ले, हो सकता है यूपी से उठा ले, एमपी से उठा ले, राजस्थान से उठा ले, किसी पीसीएस के एग्जाम से उठा ले, किसी नेट के एग्जाम से उठा ले, कि किसी टेट के एग्जाम से उठा ले, कहीं से भी उठा सकता है। तो जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, उससे आपको अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी कमियों का पता चलता है और टेस्ट सीरीज के मैनेजमेंट का पता चलता है। क्वेश्चन पेपर को कैसे किया जाए, कैसे विद इन द टाइम फ्रेमवर्क आप उसको कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन पेपर तो आसान था लेकिन टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, तो हु विल बी द इन द फॉल्ट? किसकी गलती है? आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि टेस्ट सीरीज में हर बच्चे की इंपॉर्टेंस यानी अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। कभी परेशान हो जाओ यानी कोई काम आ जाए तो संडे के अलावा किसी और दिन में कर लो, लेकिन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मस्ट है, इसके बिना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये पता चलेगा आपको कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा जाता है, प्रीलिम्स में बैठता है और पहले क्वेश्चन से लेकर 100वें क्वेश्चन तक वो लगातार चलता रहता है। पहला क्वेश्चन हाँ हो गया, दूसरा क्वेश्चन रुकता है, ये हो नहीं रहा, फिर थोड़ा सा उसको टाइम देता है, नहीं हो रहा कोई बात ना, फिर थर्ड पे आता है, फिर फोर्थ पे आता है। ये तरीका गलत है। इस तरीके से आप अपना टाइम भी किल करोगे और कई बार क्या होता है कि लास्ट के कई क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेकिन लास्ट में जब घड़ी देखते हो कि क्वेश्चंस बचे हुए हैं 50 और टाइम बचा हुआ है 15 मिनट, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। फटाफट करना की कोशिश करते हो, फटाफट करोगे तो गलती होगी। तो अटेम्प्ट करने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे पहले से सपोज कर लो 100 क्वेश्चन हैं, तो उसके अंदर आप यूं लेके चलो 4M, 3M, 2M, 1M। 4M का मतलब हो गया कि आप केवल और फटाफट पढ़ते चलो, और जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 100% हैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, वेल कॉन्फिडेंट है कि हाँ यही आंसर है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उस क्वेश्चन के आगे 4M लिखते चलो। ठीक, यानी आप 100%। फिर आओ 3M के ऊपर। 3M का मतलब कि आपको ये कंफर्म है कि ये दो ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन ये दो हो सकते हैं, ये कंफर्म हो आप कि आंसर इन दो में से है। ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। सपोज कर लो कि मैं मानता हूं कि यहां से अपने क्वेश्चन आपने करे 25 क्वेश्चन और यहां से आपने फिर क्वेश्चन करे 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए। अब आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को ऑब्जर्व करो। ये एनालिटिक्स आपके पास में होने चाहिए, हम जब पढ़ाएंगे तो सारे एनालिटिक्स आपको देंगे। ठीक है, पिछले 10-15 साल का पूरा एनालिटिक्स देंगे आपको। फिर ऑब्जर्व करो कि कट ऑफ कितने पे जा रही है। ठीक है, और अब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत सेफ स्कोर पे हूँ, 10-5 क्वेश्चन और कर लूँ तो मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो फिर इस ऑप्शन के ऊपर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी आपके आंसर की कम हो जाती है सही होने की। यहाँ तक आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा अच्छे हो गए जो आपको 100% आते हैं, तो धीरे धीरे आप लास्ट में रिस्क नहीं लेंगे। और अगर जो है यहाँ कुछ है ही नहीं आपके मार्क्स के अंदर, यहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा, तो आपके पास में ऑप्शन क्या है? फिर आप यहाँ भी प्रैक्टिस, यहाँ भी रिस्क लीजिए, और अगर उसके बावजूद नहीं बन रहा तो लास्ट में फिर जो आप लोग कहते हैं जिसको तुक्का पत्ती मारो कुछ। अब रिजल्ट तो बन ही नहीं रहा, वट इन यूर हैंड्स, तो यू हैव टू, है ना। तो पहले 4M, फिर 3M, फिर 2M और 1M, तो ये स्ट्रेटेजी होती है और वो आपको सारी प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज होती है ना उसके अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे। इट्स आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, एक होता है आर्ट ऑफ सेलेक्शन, एक होता है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। कि एक तो ये है कि हाँ ये और एक ये कि इसको निकाल दो, ये नहीं हो सकता, इसको निकाल दो, ये आंसर भी नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन ये भी नहीं हो सकता, तो बचता ही है, तो आंसर यही होगा। समझ रहे हो?
अंडरस्टैंड? देन है मंडे डिस्कशन कि ठीक है, जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी, उसके ऊपर मंडे को हम फर्स्ट आवर जो हमारा होगा उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन के ऊपर जो 4 ऑप्शंस हैं उसके साथ में हम डिस्कशन करेंगे, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, आंसर ये, और सारा एक डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन भी देंगे ताकि आपकी वो प्रैक्टिस में रहे। अप्रोक्सीमेटली मानता हूँ गिवन कि संडे संडे को तो हमारा टेस्ट होगा, और डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन कब होगा। अगर जैसे सपोज कर लो कि लास्ट के अंदर हमारे पास समय कम है, तो लास्ट के 15 दिन केवल हम टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे। एक तो होता है सब्जेक्टिविटी टू ऑब्जेक्टिविटी, कि आप डिटेल में कोई चीज पढ़ो और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाओ। और एक स्टाइल होती है कि फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि सपोज कर लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि हरियाणा राज्य के पुनर्गठन में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के निम्न प्रावधान थे। ठीक है, पहला 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप पूरा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ें और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आए, और एक यो कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो निकल गया इसमें से, उसके सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पढ़ के और उस लेवल तक पहुंच जाए कि इतना ही पढ़ना है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। क्लियर इट? तो हमें जो है कई बार जो है लास्ट में जब टाइम कम होता है तो वी हैव टू गो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिविटी टू द सब्जेक्टिविटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। फैक्ट्स की कोई कमी नहीं, मैं आपको बताऊं कि फैक्ट्स तो जो हम सोचते हैं कि फैक्ट्स मिल जाएंगे तो रट लेंगे, हरियाणा फैक्ट ही तो पूछता है। फैक्ट्स को पचाना, को एब्जॉर्व करना, अभी मैं आपको 5000 फैक्ट्स दे दूं, 5 दिन में याद कर लोगे? नॉट पॉसिबल। देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू मेमोराइज। वी हैव टू गो थ्रू द एंटायर स्टोरी। एपिसोड बताओ, अगर जो एपिसोड देखा हो, फिल्म भूलते हो अभी? गाना भूलते हो कभी? है? चंद्रगुप्त मौर्य यदि नाटक में देखा तो सारी चीज याद रह जाएंगी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य मैंने यूं कह दिया कि रोमिला थापर की किताब ले आओ और वहां में से पढ़ के जो मेरे को बताना कि मौर्य साम्राज्य का क्या सिस्टम था, इकोनॉमी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक है, सोशल क्या था, सोसाइटी क्या थी, तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर जो नाटक देखा तो दिन दनादन वो याद रहेगा दिमाग में, हो राजा ने यूं बोला था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यूं आया था। ठीक है, कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। क्या डायलॉग है वो, पता है किसी को? शिक्षक कभी भी सामान्य नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में बसते हैं, और अगर मुझ में सामर्थ होगा तो मैं अपने शास्त्रों के अनुसार साम्राज्य बना लूंगा और राजा का निर्माण भी कर लूंगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे चाणक्य, ये उनका है कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, तो मैं भी साधारण नहीं हूं। ठीक है, खैर कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। फिलहाल मोस्टली जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगी। ठीक है, इससे फाउंडेशन कोर्स वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम जब सिलेबस का होगा तो अपन मेंस ओरिएंटेड भी करेंगे। वैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूपीएससी और एचपीएससी के अंदर एक डिफरेंस है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ते पढ़ते भी आपका जो जीएस है ना वो मेंस ओरिएंटेड है। बताओ कैसे? देखा है सिलेबस, क्वेश्चन पेपर देखा है? सबसे पहले जो भी एचपीएससी की तैयारी कर रहा है वो सब जो है ना ऑफिस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के और मेंस के ले लेना। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स पेपर्स का एग्जामिन नहीं हुआ है, एनालिसिस नहीं हुआ है, आपको कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज को मान लेना आप, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन पेपर जो है ना वो आप जरूर ले लेना। तो अब मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड की बात कर रहा हूं कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंस कैसे हो गया। अब वो कैसे हो गया मेंस आपको मैं बताता हूं कि यूपीएससी के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूरा 4 पेपर जीएस के हैं। यहां आपके पास में पहले तो 2018 तक कितने नंबर का था जीएस? इस 100 मार्क्स के अंदर ही आपकी ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हरियाणा भी है, करंट अफेयर्स भी है, मिसलेनियस भी है, जीके भी है। सारी चीजें आ गई, तो 10 चीजें आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्जेक्ट को 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकते। अब 10 नंबर की हिस्ट्री के लिए मैं कहूँ एक काम करना, झा श्रीमाली पढ़ना एंशंट पे, हो सके तो श्रीवास्तव भी पढ़ लेना, रोमिला थापर में भी कमी नहीं है। और मिडाइवल पे जब आओ तो देखो सतीश चंद्र और हरीश चंद्र वर्मा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद मॉडर्न पे आओ तो एक ग्रोवर पढ़ लेना, विपिन चंद्रा का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लेना, और एक आधी किताब स्पेक्ट्रम की पढ़ लेना। अमित सरकार में भी कमी नहीं है।
अब मैं ये तुम्हारे को 10 किताबें बता दूं और घर जाके तुम बोलो कि हाँ जी पढ़ेंगे, तो ये 10 किताबें जो है ना, मेरे हिसाब से साल 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं होंगी। और साल 2 साल कंप्लीट होने के बाद बोलोगे ये 10 मार्क्स, सर करें क्या? तो द एंटायर सिलेबस आप 10 साल में भी खत्म नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? और कोई यूँ कहे कि सर ने बताई थी सुमित सरकार किताब पढ़ना, तो सर को कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि किताब में कोई कमी है नहीं। किताब बहुत रिनाउंड जो स्कॉलर की है वो, और सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं उसको, विपिन चंद्रा को सब पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रोवर को सब पढ़ते हैं। लेकिन मैं अगर जिस 10 नंबर के लिए तुम्हारे को इतनी किताबें पढ़ा दूं, और उसके बाद 10 किताबें ज्योग्राफी पे, 10 किताबें इकोनॉमी पे, 10 किताबें साइंस टेक पे, 10 किताबें हिस्ट्री के ऊपर, और 10 किताबें क्या बोलते हैं हरियाणा के ऊपर, तो ये 50-60 किताबों का जखीरा हो गया। तो आपकी कम से कम 10 वर्ष, 10 पंचवर्ष, 5-5 वर्ष की 2 पंचवर्षीय योजनाएं का मैंने निर्माण कर दिया है। यानी एक पंचवर्षीय योजना में तो एक ये पूरा जो आयोजन है, ये जो प्रोग्राम दे रहा हूँ कंप्लीट नहीं होगा ना। यू नीड 2 5 ईयर प्लानिंग। 10 साल की योजना आपको दे रहा हूं, पढ़ते रहना, सिलेक्शन नहीं होगा। सो कंक्लूजन ये है कि हमारे को उसी रेशो में पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स को प्लस मेंस कैसे करता हूं, अब 10-12 नंबर का आ रहा है तो आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। और 10-12 के अंदर वो ऐसा नहीं है कि 300 शब्द या 400 शब्द या 1000 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। आपको उत्तर कितने शब्द में लिखना है? एक क्वेश्चन मिलेगा मुश्किल से जो 100 शब्दों में लिखना है, बाकी 20 शब्दों के अंदर, 40 शब्दों के अंदर जो 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अंदर आपको 100-125 वर्ड्स नहीं लिखने। 2 नंबर के लिए आप 20 शब्द लिख देना, 25 शब्द लिख देना। इट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई, उसके बाद दिल्ली आए, उसके बाद मोहम्मद क्या बोलते हैं बहादुर शाह जफर थे, उसके बाद में तात्या टोपे थे, उसके बाद में हजरत महल थी, उसके बाद जीनत महल थी, उसके बाद में कहूँ नाना साहब थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ब्रिजेश कद्र था, ये 8-10 वो बता दूं, कारण बता दूं कि ये कारण थे इसके पीछे, और ये परिणाम हुए, सारी चीज बता दूं मैं आपको, तो क्या आपको ये फैक्ट्स दे दिए ना मैंने, क्या इन फैक्ट्स को जोड़ के आप एक 25 शब्द का 50 शब्द का उत्तर नहीं लिख पाएंगे? है, मैंने आपको 10 कारण बता दिए कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। अब क्वेश्चन वो पूछ ले 7.5 मार्क्स के अंदर कि 1857 की क्रांति के पीछे तथाकथित कारण क्या क्या रहे, तो क्या आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे जब आपके पास मैंने सारी चीजें बता दी? तो प्रीलिम्स का मेंस हरियाणा के लिए आप अलग ना समझें कि यहां मेंस के लिए, कि मेंस का जो जीएस उसके लिए बहुत अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, यूपीएससी के अंदर आपको फैक्ट नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है वहां एनालिटिकल लिखो, और वहां उसी चीज की इंपॉर्टेंस है। और लेकिन जब आप हरियाणा में लिखोगे एंड विदाउट फैक्ट लिखोगे, तो आप कितना भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे देना, विदाउट फैक्ट हरियाणा के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट मीन्स ये हुआ कि हरियाणा की तैयारी करने के लिए जो जीएस आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है 80% वो एज इट इज आपके मेंस में काम आएगा, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? हरियाणा के जीएस के लिए प्रीलिम्स के अलावा आप अलग से किताबें पढ़ें, उसकी जरूरत नहीं है। बस मैं आपकी जो मदद करूंगा प्रीलिम्स के बाद में, मैं जीएस के क्वेश्चंस फ्रेम कर दूंगा। उत्तर तो प्रीलिम्स में ही छुपे थे, लेकिन मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर दूंगा। तो आपका हरियाणा ये जो जीएस है, ये प्रीलिम्स का मेंस एक साथ ही चलने वाला है। अब आते हैं दूसरा, कि जब मेंस की तैयारी करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को तब तैयार करो, अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा फोकस न करें। हाँ, आप कर सकते हो, अगर आपको नेक्स्ट ईयर देना है, किसी को नेक्स्ट ईयर देना है तो सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप यहाँ 4 घंटे क्लास लोगे, और यहाँ 4 घंटे क्लास लेने के बाद में यदि आप घर पे 7-8 घंटे नहीं देते हो, तो आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो और संस्था के साथ भी गलत कर रहे हो, क्योंकि फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, एंड द रिजल्ट विल बी 0। तो आप 4 घंटे अगर जो है यहाँ पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे आपको घर पे देना चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज होगी आपकी, आपके पास लोड रहेगा, डेली के करंट अफेयर्स रहेंगे आपके पास में। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको आप लेटर फेस में तैयार कीजिएगा, ठीक है, लेटर फेस में तैयार कीजिएगा। कई क्राइटेरिया हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें। कोई बोलता है ये चूज कर लें, कोई ये चूज कर लें, वेरियस रीजंस, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स के साथ भी एचसीएस बना जा सकता है, और हिस्ट्री के साथ भी एचसीएस बना जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ कैपेबल हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया आपका। अब आ गया करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी। करंट अफेयर्स आपको नेशनल, इंटरनेशनल, हरियाणा तीनों लेके चलना है। अब वही बात है कि यूपीएससी है तो आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ आप हरियाणा पे आ जाते हो तो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसको बहुत स्लाइटली लो, हल्का लो। कोई एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके लिए ऐसा नहीं कि सारे दिन आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वो आए तो आए और ना आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर जो सामान्य आपका जो पेपर है उसका आप टाइटल वर्ड देखना, आपके पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन। क्या नाम है भारती? पहला शब्द अपने आप में क्या कह रहा है? एक मैं सामान्य हूं और मेरे को सामान्य तरीके से पढ़ लो और सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे दो। मेरे साथ में यदि मास्टरी करी, विशेषज्ञता करने का प्रयास किया, स्पेशलाइजेशन का प्रयास किया तो मैं पटक दूंगी। समझ रहे हैं? अगर जय मेरे साथ विशेषज्ञता करने का प्रयास किया तो मैं पटक दूंगी। इसका मतलब कि अगर जय कोई विद्वान बनने का प्रयास करेगा, कोई ज्यादा से जरूरत से ज्यादा नॉलेज वाला बनने का प्रयास करेगा तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सपोज कर लो एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान में रेवाड़ी के उस महत्वपूर्ण राजा का नाम बताओ जिसने पार्टिसिपेशन किया। कौन है बताओ? राव तुलाराम। सब जान रहे ना? इसका उत्तर सबको आना चाहिए ना। लेकिन मैं अब ये पूछूं कि राव तुलाराम के जो परदादा थे उनका नाम क्या था? एनीबडी हैव आंसर? आएगा भी नहीं, ध्यान नहीं आएगा भी नहीं। और यदि आपको आता है तो एग्जाम पास नहीं होगा क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब परदादा का नाम पूछ लिया तो यार आपको नहीं, यार तो किसी को भी नहीं आ रहा ना। उसका जवाब आप भी मत दो, कोई भी नहीं देगा, कट ऑफ उतनी नीचे आएगी। उसका जवाब आप भी मत दो, उसको वो एग्जामिनर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये वो आपसे ये नहीं चाह रहा कि इस क्वेश्चन का उत्तर दो। उसको पता है कि ये क्वेश्चन जंबल्ड है, ये करने के लिए नहीं है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि उसका समय खराब हो जाए और वो बाहर पेपर से निकले तो हरियाणवी लैंग्वेज वाला पेपर तो आसान थो, लेकिन घंटी बाज गई। तो घंटी जो बज गई वो आपका जंबल्ड क्वेश्चन था, तो उसको ही एक्सपेक्ट नहीं करता। और जिसको ये पता है कि उसके परदादा का क्या नाम था, तो ये मान के चलिए उसको इतना विद्वान जो बना है ना, तो कम से कम उसने 2 पंचवर्षीय योजनाएं तैयारी करी है। उसके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है, तो यहां सिंपल सा वर्ड है कि सामान्य जो है उसके साथ आप सामान्य रहें। सामान्य प्रश्नों का उत्तर आपका छूटना नहीं चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञता वाले क्वेश्चन को साइड में करते चलो। अमूमन बच्चा तैयारी करते समय भी गलती करता है। जब वो देखता है, वो जब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखता है तो अच्छा इतना टफ क्वेश्चन पूछा था, उसके परदादा का नाम पूछा था, तो अब वो जितने मनोहर लाल खट्टर के भी परदादा का नाम याद करेगा, बंसीलाल का भी देखेगा, भजनलाल का भी देखेगा, देवीलाल का भी देखेगा, और जितने लाल हुए और जितने बिना लाल हुए सबके परदादाओं के नाम याद करेगा। अगली बार वो पूछ लेगा कि परदादा का नाम नहीं, तुम उसके नाना का नाम बताओ, फिर कहां से लाओगे? तो कहने का अर्थ यह है कि आप सामान्य के साथ सामान्य रहें। डोंट गो फॉर द स्पेशलाइजेशन। दिस पर्टिकुलर बैटलफील्ड रिक्वायर what required it? That to be jack of all and master of none. Understand? Jack of all and master of none, कि आना सब कुछ चाहिए लेकिन हम किसी में मास्टर नहीं है। यही जनरलाइजेशन है। दिस इज द जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो डॉक्टर का एग्जाम है, वो स्पेशलाइजेशन का मैटर है। इंजीनियर का एग्जाम है, वो स्पेशलाइजेशन का मैटर है। मैनेजमेंट का एग्जाम है, वो स्पेशलाइजेशन का मैटर है। लॉ का एग्जाम है, स्पेशलाइजेशन का मैटर है। जुडिशरी ब्रांच का जो HCSJ है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके अंदर वो आपसे नहीं पूछ रहा कुछ भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको लॉ का ज्ञान है कि नहीं है। समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है वो? लॉ का ज्ञान है कि नहीं है। सामान्य ज्ञान एक अलग चीज होता है, एक सामान्य ज्ञान अलग होता है और एक लॉ का ज्ञान अलग होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। एंड पर्टिकुलर इन द हरियाणवी से ही मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं, चुटकुलों से। कोई 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर ने मिलके एक किला में गेहूं पैदा करे। ठीक, कर लिया गेहूं पैदा। अब उन तीनों ने सोचा कि भाई फसल काटो, फसल काट ली। फसल काटने के बाद में कहते हुए खाते में लगा दो, तो खाते में लगा दी। समझ रहे हो हरियाणा वाले? खाते में लगानी, खाते को लगाने का मतलब जो बाहर के हैं उसको मैं बता देता हूँ कि एक जगह इकट्ठा करके रख देना। ठीक है, फसल को काटा, एक जगह इकट्ठा करके रख देना। अब उसमें बारी बारी से ड्यूटी लगाई कि एक दिन आशीष की लगा दी, दूसरे दिन अमन की लगा दी, तीसरे दिन नितेश की लगा दी, कि भाई अलग अलग दिन बांट लो कि फलाने दिन ये चौकीदारी देगा, दिखने दिन ये चौकीदारी देगा, दिखने दिन ये चौकीदारी देगा। और उनके पास एक कुत्ता था, उसकी भी जिम्मेदारी दे दी गई और कुत्ते को बांट रखा था कि भाई आगे की टांग तेरी, पीछे की टांग मेरी, फलाना फलाना दिखना, सब कुछ बांट रखा था। और जिम्मेदारी थी कि भाई है
सुना है? नहीं सुना? तो कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो उन्होंने वो बांट रखा था, भाई इस दिन कुत्ते की सेवा तू करेगा, इस दिन कुत्ते की सेवा तू करेगा, इस दिन कुत्ते की तू सेवा करेगा। ठीक, चलता रहा। फसल का टाइम आ गया, निकालने का टाइम आ गया। उस कुत्ते के घाव और खा था, और उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। कुत्ते के घाव में कीड़े पड़ गए थे। तो उस दिन ये सपोज कर लो कि बाल किशन की ड्यूटी थी, मैं भी पार्टनर था उस खेत के अंदर। तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने सोचा अरे कुत्ता परेशान हो रहा है, तो इसके इस घाव को ठीक करा जाए। तो मैंने क्या काम करा, मिट्टी तेल आता था पहले, कैरोसिन, थोड़ा सा कैरोसिन उसके ऊपर डाला और एक कपड़ा उसके ऊपर बांध दिया ताकि इसके कीड़े मर जाएं। अब हमारी संस्कृति के अंदर गांव में क्या होता है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि ऐसा कोई घर या ऐसा कोई खेत नहीं होगा जहां हुक्का ना हो। बड़े बुड्ढे सब हुक्का पीते हैं, और हुक्का कल्चर जो दिल्ली में भी आई थी, और जो एक गाना भी आया था हुक्का बार, वो हुक्का बार हरियाणा कल्चर का दिया हुआ है ना। एंड फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले 7-8 साल से हरियाणवी कल्चर जो है दैट विल पेंट्रेशन टू द पैन इंडिया। पहले हरियाणवी कल्चर को एक आ जाता था कि इनको बोलना नहीं आता, ये बदतमीज है, इनकी भाषा असभ्य है ना, उसको बहुत अलग प्रकार से लेते थे। लेकिन अब हमारी भाषा बहुत प्यारी भाषा है, वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्टेंस मिली है, फिल्मों के अंदर उनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस मिली है। कई फिल्में हरियाणवी कल्चर के ऊपर बनी है, चाहे दंगल को देख लो, हाँ वो देख लो, है ना। काफ़ी फिल्में हैं आपकी आपकी क्या बोलते हैं, सपना चौधरी को वर्ल्ड वाइड फेमस मिला है ना। तो हरियाणवी संस्कृत काफ़ी प्रमोट हुई है। खैर, वो जो हुक्का पीते थे तो कुत्ता वहां से घूम रहा था, और वो जो कैरोसिन डाला हुआ जो वो था, क्या बोलते हैं, कपड़ा, फौआ जिसको बोलते हैं, उसमें लग गई आग। और उसमें आग लग गई तो कुत्ता भगा सीधा किस तरफ, उस खाते की तरफ जहां फसल इकट्ठी थी, और वो कुत्ता उसमें कूद गया। अब क्या होगा, फसल सारी बढ़ गई, जड़ गई। अब जो मेरे 2 पार्टनर थे, आशीष और अमन और हितेश, तीनों वो आए, बोले भाई इसकी जिम्मेदारी तेरी, ड्यूटी तेरी थी, जिम्मेदारी तेरी थी, तो तू हमारे को क्लेम दे, तू हमारे को क्लेम दे, भाई तेरी ड्यूटी थी तो क्लेम देगा तू। अच्छा, यहां बात बताता हूं कि यहां एक ब्यूरोक्रेट, क्योंकि हम लोग जनरलाइजेशन के हैं, हम क्या कहेंगे, भाई बात बिल्कुल ठीक इन तीनों की, भाई तेरी ड्यूटी थी, तूने कुत्ते के पांव के फव्वा बांधा, ठीक है, उससे वो आग लगी और उससे वो खाता जड़ा, तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू, आपको इनको कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन जहां मैटर स्पेशलाइजेशन की आ जाएगी, तो वहां देखो एंगल कैसे बदलता है। इसलिए जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में अंतर है। बालकिशन ने बोला इन तीनों को दूंगा, बड़ी समस्या होगी, पैसा है नहीं जेब में, एक एडवोकेट करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, और वहां देखते हैं क्या होगा। कोर्ट में गए, मैंने अपना एक वकील करा, उसको सारी चीज़ें बताई, फलानी धिकनी ये और वो, और कोर्ट में जिरह शुरू हो गई, उसका वकील भी और मेरा वकील भी। उसके वाले वकील ने बोला जज साहब सुनो, इसकी ड्यूटी थी, और इसने जो है उस कुत्ते के पांव के अंदर वो मिट्टी तेल डाला और फिर फव्वा बांधा, जिसकी वजह से आग लगी और वो आग की वजह से फसल जल गई, तो इसको क्लेम देना पड़ेगा। जज साहब बोले बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, भाई बालकिशन आपको तो क्लेम देना पड़ेगा। फिर मेरा वकील शुरू हुआ, बोले जज साहब बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दूसरे आदमी की भी तो बात सुनी जानी चाहिए। बोले हाँ जी सुनी जानी चाहिए। बोले जी इससे ये पूछो कि वो जो टांग जिसके ऊपर वो फव्वा बांधा था और जो जली जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जिसमें कीड़े पड़ गए थे, वो जमीन पे टिकती थी कि नहीं टिकती थी, वो जमीन पे टिकती थी कि नहीं टिकती थी। तो बोले नहीं जी उसमें तो दर्द था, तो वो तो टिकती नहीं थी, वो धरती पे टिकती नहीं थी। तो बोले पॉइंट नोट करो जज साहब, जो टांग जो थी, जो धरती पे टिकती नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते को खाते तक ले जाने में जो योगदान वो इन 3 टांगों का है। मेरे वाले क्लाइंट की जो टांग थी वो तो धरती पे टिकती ही नहीं थी, उसके माध्यम से वो फसल तक पहुंच ही नहीं सकता था। तो इस आदमी, इन तीनों की जो टांगे थी, वो उस आदमी को, उस कुत्ते को खाते तक ले गई, इसलिए ये तीनों मिलके मेरे को क्लेम दें। अब जज को फैसला किस आधार पे देना है, जनरलाइजेशन के आधार पे नहीं, लॉ के आधार पे, स्पेशलाइजेशन के आधार पे। टू बी पॉइंट योर ऑनर, तो टू बी पॉइंट जो है वो यही है कि ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक सही है कि वो तो धरती पे टिकी नहीं रही थी, तो उन तीनों को क्लेम देना पड़ा, किनको, बालकिशन को। दैट्स द मैटर ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड वो। तो मैं यही बोल रहा था कि हमें स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना है, हमें जनरलाइजेशन में जाना है। आवर स्ट्रेंथ कि HICS क्यों, HICS के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या प्लान्स हैं। देखिए हम चाहते, तो यहाँ बहुत रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं,
हिस्ट्री के मैं रजनीश रा सर को पकड़ लाता, पॉलिटी के राजेश मिश्रा सर को पकड़ लाता, ज्योग्राफी के किसी और को पकड़ लाता। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवर टीम में कौन कौन है वही बताऊंगा आपको मैं। टीम को इस प्रकार से संगठित किया गया है कि एग्ज़ाम हमारा क्या है, HCS। तो इस एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली लोग जो इन्वॉल्व हों वो ऐसे लोग हों जिनका प्रीवियस के अंदर हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने का अनुभव, जिन्होंने खुद या तो एग्ज़ाम दिया है या किसी पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी बैठे हैं या कम से कम 2-3 HCS के उन्होंने एग्ज़ाम दिए हो। यानी मोस्टली जो फैकल्टीज़ हैं वो अपने हरियाणा स्टेट से ही है। इसके पीछे रीज़न है कि उन्होंने, किसी ने 2 बार दिया है, किसी ने 3 बार दिया है, किसी ने इंटरव्यू दिया है, किसी ने मेंस दिया है, तो दे हैव द वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड। तो हमने इसके अंदर 2 प्रकार की टीम बनाई। एक तो हरियाणा से हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि पर्सनली मैं हरियाणा स्टेट से हूं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं। उसके बाद में दूसरे एक सुजीत सर, पिछले 3 साल से वाजीराम एंड रवि के अंदर पढ़ा रहे हैं, बाइजू में पढ़ा रहे हैं, पहले 4 साल डिस्कवरी में पढ़ाए थे और मेरे साथ में उन्होंने 2011 का इंटरव्यू दिया था। उसके बाद उन्होंने 2014 का भी दिया था, उसके बाद फिर वो उसमें आ गए थे एजुकेशन में। एंड ही आल्सो बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महेंद्रगढ़। हमारे यहाँ पर पूर्व जो है विधायक हुआ करते थे राधेश्याम शर्मा, उनके कैलाश के लड़के हैं वो, ठीक है, सुजीत नाम है उनका। तो अभी वो आएंगे, कल उनकी क्लास होगी, ठीक है। फिर हमारी साइंस की एक मंजू मैम है, मंजू मैम का भी पिछले साल का 2018 का अच्छा एक्सपीरियंस है और उनका मेंस क्लियर हुआ, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। साइंस वगैरह वो चीज़ देखेंगे। हरियाणा मोस्टली मैं देखूंगा, हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट मैं देखूंगा। सुजीत सर आपका ज्योग्राफी देखेंगे, आपका साइंस टेक देखेंगे, आपका इन्वायरमेंट देखेंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की, तो कुमार उज्जवल सर हैं, पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं। फिलहाल राव जो IAS सर्कल है उसमें पढ़ा रहे हैं, बिलोंग्स करते हैं स्टेट ऑफ UP को, लेकिन हरियाणा का उन्होंने भी एग्जाम दिए हुए हैं पहले और हरियाणा काफ़ी अच्छा डीप नॉलेज रखते हैं और पिछले 5 साल से वो हरियाणा में पढ़ा रहे हैं। सोनीपत में ICS में भी पढ़ा रहे हैं, CF में पढ़ा रहे हैं और चंडीगढ़ में एक सेंटर हुआ करता था O2 IS, उसके अंदर भी उन्होंने HCS के बैच को पढ़ाया है। उसके बाद हिस्ट्री हैं हमारे राकेश सर हैं। तो कुल मिला के हमने इस स्कीम के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास में इकोनॉमी, उसमें यशवंत सर, आप कहीं बाहर जाओगे तो एक निश्चय IAS अकेडमी है, निश्चय IAS अकेडमी पिछले 15 साल से चल रही है, उसके डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टीचर है और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो वो आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल टीम के अंदर आपने एक एक्सपीरियंस्ड और यानी एक वृद्ध लोगों को और एक जो नवयुवक है सब लोगों को मिला के एक टीम बनाई है। टीम, ऐसी टीम आपको HCS के ऊपर कहीं मिल नहीं सकती, क्योंकि जो भी और टीमें हैं वो सब UPSC ओरिएंटेड होंगे, HPSC ओरिएंटेड यानी हरियाणा के एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलेंगे। तो टीम और स्टडी मटेरियल एक तो यूँ हो कि वही मैंने बताया कि 50 किताबें बता दूं आपको और पढ़ते रहो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। द रिजल्ट विल कम ओनली टू स्पेसिफिक द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, ओके। देन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि उस टेस्ट सीरीज को हम लोग UPSC का बना दें या बाहर से किसी से 5 किताबें उठा के लाए, 10 किताबें इधर से उठा के लाए, क्वेश्चन लगाए और बना दी टेस्ट सीरीज और ले ना, खुद से फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। देन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इन हरियाणा को और कोई पढ़ा भी नहीं रहा, कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा क्योंकि रेगुलर एग्जाम नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन इन द हरियाणा, वो जो 20-25 क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ और मैं बता रहा हूँ, खुद हरियाणा में खुद पढ़ाऊंगा, वो जो 20-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर 25 क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि 20 से 22 क्वेश्चन आप डायरेक्टली जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना उससे एज इट इज आपको मिलेंगे। कोई किताब मत पढ़ना, कोई नोट्स मत पढ़ना, मार्केट से कुछ खरीदना मत। मैं बता दूंगा कि ये चीजें ही पढ़नी है, इन्हीं को कंक्लूड करना है, उसी को पढ़ना। और उसके बावजूद यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो फिर कोई मेरे से भी बड़ा जो 15-20 साल की पंचवर्षीय योजना बना के चला वही करेगा उसको, उससे आपका कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हमारी क्लास में अगर कंक्लूड नहीं हुआ वो किसी से भी कंक्लूड नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बाहर का मैटर खरीदना ही मत, हरियाणा के ऊपर टच ही मत करना, वट एवर में भी जो हमने दे दिया वो फाइनली। मोटिवेशन, गाइडेंस एंड सेमिनार, तो पता क्या होता है, हम भी स्टूडेंट थे, इस चीज़ में क्या होता है, आदमी कमरे में पढ़ा पढ़ा जो है ना परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा सर, टेंशन हो रही है सर, याद नहीं हो रहा सर, सिलेबस बड़ा है, छोटा क्या नाम है, क्या बोलते हैं, समय कम बच गया, मैं तो फ्रस्ट्रेशन में आ गया, मैं तो डिप्रेशन में आ गया, कौन सी किताब पढूं, कभी ये पढूं, कभी वो छूटता है, कभी ये छूटता है, सर टाइम बचता ही नहीं है, इतने घंटों के अंदर खाऊं ना खाऊं, सोऊं, दूसरी कॉलेज की किताबें पढूं, यूनिवर्सिटी जाऊं, फलाना जाऊं, बहुत सारी टेंशन्स। सर टेस्ट नहीं हुआ तो परिवार क्या बोलेगा, पापा ये बोलेंगे, मम्मा ये बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, बहुत सारे प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं। और पेरेंट्स चाहे कुछ बोले चाहे ना बोले, हरियाणा के पेरेंट्स ये बोले, ये केवल एक बात जरूर बोलेंगे, भाई तक ध्यान रखिए, भाई तक ध्यान रखिए। वो जो ध्यान रखने वाला जो वर्ड है ना,
वो इतना प्रेशर वाला है ना, वो इतना प्रेशर वाला कि आदमी, हाँ वो कुछ बोला नहीं और फिर आप कहोगे ना कि क्या क्या बोलते ये हो गया, हमने तो तेरे को कभी कुछ नहीं बोला, बता आज तक बोला हो तो। वो जो वर्ड था कि ध्यान रखना, वो बड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड है और बहुत प्रेशर वाला वर्ड है, और आदमी ये सोचता है अंदर से कायल कि साले कुछ बोला भी नहीं और सब कुछ बोल भी दिया। सो अंडरस्टैंड। तो इन सब के ऊपर बीच बीच में मैं मोटिवेशन क्लासेस भी लेता रहूंगा। कुछ पुराने टॉप रैंकर्स जो हैं, ठीक है, जैसे आपके यहाँ का भी मोहित मेहराना वगैरह है, ठीक है, ये और नारनोलिया हैं, फिर विवेक हैं, ये बीच बीच में 2-3 लड़के जो पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं, ये लोग आएंगे, आपको मोटिवेशनल सेमिनार देंगे कि कैसे जो है प्रीलिम्स की तैयारी करें, कैसे मेंस की तैयारी करें, किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो सब लोगों का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है। लैंग्वेज एंड रोल ऑफ मीडियम इन एग्जाम। कई बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर हिंदी ऐसे मीडियम रखें, इंग्लिश ऐसे मीडियम रखें, किस मीडियम में हमारे को तैयारी करनी चाहिए, और डिसीजन नहीं ले पाते। कई यूँ बोल रहे हैं कि जी सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में दे देता हूँ, जीएस जो है, नहीं जीएस हिंदी में दे देता हूँ, सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में दे देता हूँ और इंटरव्यू दोनों में दे दूंगा, है ना। तो कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट को हिंदी में ले, या तो एक सब्जेक्ट को आप हिंदी में ले लो तो सबको हिंदी में ले लो, या इंग्लिश में ले रहे हो तो सबको इंग्लिश में ले लो। इंटरव्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, ठीक है। वो सामने केवल इतना आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो इंग्लिश में पूछ रहा है, तो आपको समझ में आ गया और आप उसका उत्तर जो है ना डेलिबरेटली हिंदी में दे दीजिए। हिंदी का मतलब भी वो नहीं तो तथाकथित हिंदी हुआ करती है कि तुम बोलो कि अवधि भाषा के अंदर रिपीट देना है, ठीक है। पुराने टाइम में गाने चलते थे तो उसको बड़ा अजीब, जैसे एक चतुर नार करके सिंगार, सुना है गाना, तो वहां हिंदी बहुत शुद्ध है, लेकिन उसको किस में लिया जा रहा है, मजाकी अंदाज में। अब आप कहोगे, सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने जिले के बारे में बताइए, फिर आप ये बताओगे महोदय हमारा जिला अत्यंत ही सुंदर है, आप देखें तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सुंदरता का सुंदरता का अत्यंत प्रबल जो क्षेत्र है, शायद हमें लगता है ताजमहल से भी अति सुंदर हमारे यहाँ का बीरबल का छत्ता है, आप एक बार आए यहाँ विश्राम करें, तो बोलेगा ऐसी हिंदी नहीं चाहिए। तो हिंदी इज नॉट मीन लाइक दैट, इट्स ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। आप अपनी जो भाषा है कम्युनिकेशन की भाषा, आप हिंदी में जवाब दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीडियम इज नॉट अ मैटर, मीडियम केवल इतना है कि एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो आप, समझ रहे हैं। कि आप सपोज कर लो कि आपको उत्तर आता है कि क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध का वर्णन कीजिए, और ये क्वेश्चन आपको सपोज कर लो इंग्लिश में दे दिया है ना, और आपको इंग्लिश में आ ही नहीं रहा, आपको उत्तर आता है लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज में ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर फायदा क्या उस लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज के अंदर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, समझ रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को बेटर तरीके से आप आंसर लिख सको, सारी चीजों को कंक्लूड कर सको, उस लैंग्वेज का आप चूज करो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। देश का प्रधानमंत्री बन सकता है ना हिंदी लैंग्वेज के साथ, तो आप तो एक छोटे से अधिकारी बन रहे हो यार। मोदी जी अंग्रेजी में भाषण देते हैं, हिंदी में देते हैं ना, देश का सर्वोच्च पद है ना उनके पास, है नहीं है, वो आप राष्ट्रपति को मान लो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, ठीक है, लेकिन व्यवहार के अंदर तो मोदी जी हैं। और आज की डेट में तो इतना तगड़ा व्यवहार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या, राष्ट्रपति क्या, सीबीआई क्या, ईडी क्या, अब मोदी मोदी है क्या। हाँ ये भी मान सकते हो आप ये कह सकते हो व्यवहार के अंदर अमित शाह है, ठीक है। वो वाली बात है जैसे मराठा जो साम्राज्य था, ठीक है, चालक पेशवा हुआ करता था और बालक छत्रपति हुआ करता था, और वैसे अगर देखा जाए डेजिग्नेशन तो राष्ट्रपति छत्रपति हुआ करता था और प्रधानमंत्री पेशवा हुआ करता था। यू कैन से कि अमित शाह भी हो सकते हैं, ठीक है, अंदर की बातें पता नहीं अब, खैर। तो कहने की बात यही है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप कंफर्टेबल जहाँ फील करें उसके अंदर उसको कहते हैं, ठीक है। देन हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे 4E 3E फलाना 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 करके वो बाद में। फीस फीस ज़्यादा लेनी चाहिए कि थोड़ी लेनी चाहिए, है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बताओ। देखिए ऐसा है कि पिछले 8-10 साल से मैं इंस्टीट्यूशनल लाइन के अंदर काम कर रहा हूँ,
और वनडे से लेके यूपीएससी तक सब प्रकार के चीज़ों में काम किया, और फीस ऐसी भी रही है कि 8-10 हज़ार से लेके और 2-2 लाख रुपए तक की इंस्टीट्यूट्स की फीस रही है। जब मैं फीस करूंगा आपकी 10,000 15,000 रुपए, तो डेफिनेटली आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटीज, विद द फैकल्टीज, विद द स्टडी मटेरियल, विद द टेस्ट सीरीज। अपना देसी भाषा में क्या है ना, तेल तो तिला में निकलेगो, तेल तो तिला में निकलेगो। तो वही वाली बात है कि फीस ज़्यादा है, उसके पीछे एक रीज़न भी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे अभी आपने जो फीस निर्धारित की है वो है कि आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होंगे, 35,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी, ठीक है। और टोटल प्रीलिम्स कम मेंस की जो फीस होगी वो आपकी 98,000 होगी। लेकिन अब मेरी मजबूरियां हैं कि 35,000 के अंदर एक तो कम्प्लीटली आपको पूरा जीएस देना है, टुगेदर विथ आपको टेस्ट सीरीज देनी है, टुगेदर विथ आपको स्टडी मटेरियल देना है, और उसके साथ साथ में इन सारी चीज़ों के साथ में आपका एक दूसरा एग्जाम सी सेट भी आपको देना है। तो इतनी सारी चीज़ों को यदि आप कंक्लूड करना चाहोगे तो एक टीचर को अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी आप पे करो तो कितने टीचर्स हो गए? हिस्ट्री के ऊपर एक टीचर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हरियाणा, करंट, टेस्ट सीरीज का अलग, फिर सी सेट का अलग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कितने तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, टुगेदर विथ सब्सिक्वेंट स्टाफ भी है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, उसके बाद में रेंट्स भी हैं, उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कंक्लूड करोगे, और यदि देखो मैं आपका टाइम खराब करा दूं, फीस थोड़ी सी दे दो, मैं अपना टाइम पास करके, ठीक है, फीस उसी फीस के अंदर काम चला दूंगा, लेकिन मैंने जो आपका समय किल कर दिया, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समय। यदि वो आपका समय किल हो गया तो वो समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए अच्छा पढ़ो, ठीक है, ठीक है, इसलिए अच्छा पढ़ो, कंक्लूड पढ़ो, समय खराब मत करो। कि कोई सस्ता सा टीचर देगा, सस्ता सा इंस्टीट्यूट देखा, वो सस्ता सा इंस्टीट्यूट जो है ना आपके समय को निकाल देगा, और समय नहीं निकालता। जब एक दो बार एग्जाम दे लोगों, रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो जो आशाएं और वो जो जोश होता है जीवन में, जो कुछ भी हो ना, आप जो जहां भी है, वो केवल जोश की वजह से है। अगर जो आपके अंदर किसी को मारना हो ना, तो उसका जोश मार दो, उसकी मानसिक स्थिति को मार दो, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। यदि वो जोश आपका, और ये जोश जो ना हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा, बता देता हूं आपको। अगर जैसे शुरुआत में इनिशियल स्टेज में कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो जोश खत्म होगा। इसलिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए आपका समय खराब ना हो और आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करो। तो फीस आपकी 35,000 होगी। वो अलग बात है कि बैठ के वो कुछ लोगों को अगर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो दूसरे डिसीजंस लिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट्स किए जा सकते हैं। ओवरऑल फीस जो है 98,000 है, जिसके अंदर प्रीलिम्स का मेंस के भी आपका हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट टुगेदर विद जीएस एंड वाया वॉइस। यानी मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएट्स नहीं हुए वो पूरी तरह एक फाउंडेशन कोर्स के अंदर आए और एक लंबे समय तक हमारे से जुड़े रहें। 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से वो रह जाएगा। मैं बुरे से बुरा मान के चलता हूँ, बहुत बुरे से बुरा मान के चलता हूँ। अगर सपोज कर लो कहीं एचसीएस के अंदर टॉप पोजीशन में भी ना आए तो कहीं अलाइड सर्विसेज में तो रहोगे, कहीं अलाइड सर्विसेज में तो रहोगे, ठीक है। उससे भी बुरा हुआ तो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अदर एग्जाम्स जो होते हैं, आज तुम ग्रेजुएट्स नहीं हुए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी, ठीक है, लेक्चरर भी बनोगे, ठीक है, उसके बाद अलग डिफरेंट डिफरेंट एचएसएससी की वैकेंसीज आती हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर जब आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली 1 और 2 ईयर के अंदर जिनका भी क्वालिफिकेशन नहीं, यू विल गेट द जॉब एंड दैट्स द गारंटी फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक। सो दिस इज नॉट अ बिग इशू। कितना टाइम हो गया? आज तो 2:15 उसी में हो गए। क्लास भी शुरू करी जाए थोड़ी बहुत। चलिए, तो लाइक तो कर दो क्लास को। हम लोग शुरुआत करेंगे आज, पहली क्लास है, दैट विल बी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ठीक। इतिहास का जानना उतना ही ज़रूरी है जितना जितना आप भविष्य को जानना चाहते हो। उसकी सारी ट्रेसेस आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगी। आप जो हैं, जहाँ हैं, और अपनी समस्या का यदि समाधान ढूंढना चाहते हो तो आप अपने एक बार इतिहास में जाओ, आंखें बंद करो और ये सोचो कि जब आप 10 साल के थे और आज आप 20 साल के हो गए या 25 साल के हो गए, तो 10 साल से लेके और अभी तक कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं, क्या 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 आपके नेगेटिव्स रहे हैं, क्या क्या आपके पॉजिटिव्स रहे, और किस किस समय आपने क्या डिसीजंस लिए थे जो कि बाद में गलत हुए। उन सब सारी चीज़ों को यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में चले जाएं। जब शांति से, मैं ये मानता हूं कि हर आदमी को आधे घंटे
बिल्कुल किसी से बात ना करते हुए एकांत में जाके बैठ जाना चाहिए और केवल खुद से बात करो। और जब आप पुराना अपना बैकग्राउंड निकालोगे ना कि फर्स्ट टाइम ये गलती कहाँ से हुई थी, सपोज कर लो आपके अंदर पर्सनैलिटी में कोई कमी है, मेरे में भी होगी, आप में भी कमी होगी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो, है ना। तो जब आप बिल्कुल ईमानदारी से कंक्लूड करोगे तो आपको लग जाएगा कि यार ये वहां से गलती शुरू हुई थी, फिर सेकंड टाइम वहां पर रिपीट हुई, फिर ये ऐसे ऐसे जो बढ़ते गया, और फिर ये मेरी हैबिचुअल हो गया, फिर मेरी हैबिट्स बन गई, और मेरी इस आदत की वजह से ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो सिंपली कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका डेवलपमेंट, आपका विकास सब कुछ आपके इतिहास में छुपा हुआ है, बशर्ते ईमानदारी से आप उसका एनालिसिस करो। इसी के लिए हिस्ट्री होती है कि हम भी भारत के इतिहास का, राज्य के इतिहास का, समाज का, संस्कृति का, अर्थव्यवस्था का, प्रशासन का, सब सारी चीज़ें जो है जब तक हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आगे फर्दर प्लानिंग आप नहीं कर पाओगे। इसी रेफरेंस के अंदर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। मैंने पहले हल्की फुल्की क्लास ली थी, ये यूट्यूब के ऊपर डाला था थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम इसको कंक्लूड करेंगे एक बेटर तरीके से। तो द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा बना कब, बात तो वहीं से होगी। सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर उसका नामांकन हुआ, नामांकन के बाद वो कुछ उम्र लेगा, उसके बाद में फिर उसका एनालिसिस होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जर्व क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ हरियाणा कब बना, सबको पता होगा। भारती, हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966। ये डेट है जिस दिन हम अपना हरियाणा दिवस भी बनाते हैं। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं ना पूछेगा, एचपीएससी ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि हरियाणा कब बना है, और पूछ ले तो इसका कोई ऐसा आदमी होगा नहीं जो इसका उत्तर ना दे, तो उससे भी आपकी मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब समान हो गए, सबने उत्तर दिया है। उस क्वेश्चन का कोई, दो क्वेश्चनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत आसान है, जिसका सबने 100% सही दिया होगा, और एक वो क्वेश्चन जिसका सबने गलत दिया होगा, उससे आपके सिलेक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खैर, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक्ट का नाम क्या है? इसमें कहीं हरियाणा का नाम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक नया राज्य अस्तित्व में आया है जिसके एक्ट के अंदर कहीं हरियाणा का नाम नहीं है। ठीक, तो इट विल बी अ क्वेश्चन कि अलग हम हुए पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ठीक है, 1 नवंबर 1966 वो डेट है, लेकिन उससे पहले 18 सितंबर, इस डेट को याद रखना। 18 सितंबर वो डेट थी जिस दिन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। कहां पास हुआ था? पार्लियामेंट के अंदर, 18 सितंबर। इस डेट का याद रखना, आपसे ये डेट पूछा जा सकता है। हालांकि ये चीजें लिखने की नहीं है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के अंदर, सारी चीजें नोट्स के अंदर मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ये वो पर्टिकुलर डेट है कि 18 सितंबर को आपका ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको कहते हैं हम लोग पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर हरियाणा शब्द का उल्लेख कहां हुआ है। ठीक है, या मुख्य उसके अंदर, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान में भारत को किन किन नामों से इंगित किया गया है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तीनों में से दो, फलाना ढिकना। सिंपल है, तुम भी जानते हो, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, तीनों शब्द हुए ना। ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकल है कि संविधान में है कि नहीं। हिंदुस्तान आप बोल लो ना, संविधान में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना। लेकिन अगर जैसे एक सामान्य आदमी जिसने स्टडी नहीं करी उसको प्रोसेस से, तो ये सोचेगा अरे यार भारत का नाम हिंदुस्तान तो शुरू से, बचपन से, इतिहास से आ रहा है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि पंजाब हमारा निर्माण हुआ, लेकिन उसके अंदर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1966 पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 18 September on the recommendation of, no, wrong, on the recommendation of हुकम सिंह कमेटी। ठीक, जो आप बता रहे जय शाह आयोग, वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ये जो एक्ट पारित हुआ, ये हुकमदेव सिंह जो कमेटी थी, उस हुकमदेव सिंह जी हमारे स्पीकर भी रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है,
तो हुकम सिंह देव की सिफारिश के ऊपर 22 दलीय ये क्या नाम है जो है कमेटी थी, जिसके अंदर सब प्रकार के यानी सिख्स भी, हिंदू भी, मुस्लिम्स भी, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट वाइज और डिफरेंट डिफरेंट पार्टी वाइज, इस समय जो फेमस पार्टियां थी जो इस पूरे मूवमेंट के अंदर, पूरा जो हरियाणा पंजाब बना इसके अंदर कांग्रेस, जनसंघ, उसका स्वतंत्र पार्टी और अकाली, ये मुख्य पार्टियां थी जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो सबका रिप्रेजेंटेशन था और उसकी सिफारिश से ये जो है एक्ट पारित हुआ। और इस एक्ट के पारित होने के बाद में हुकुमदेव सिंह की ही सिफारिश के ऊपर जेसी शाह आयोग का निर्माण किया गया। जेसी शाह आयोग का जो निर्माण किया गया था वो केवल और केवल हरियाणा और पंजाब की राज्य की सीमा निर्धारण के लिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट हुकुमदेव सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे पारित हुआ है। जेसी शाह आयोग के नहीं, जेसी शाह आयोग क्या है? सीमा गठन आयोग। जिस प्रकार रेडक्लिफ जो था, रेडक्लिफ ने क्या किया था? हाँ, तो ऐसे ही भारत और पाकिस्तान का जो किया था, ऐसे जेसी शाह ने इसका किया है। हाँ, बंटवारे के मामले में शाह जो टाइटल है बहुत फेमस है। जहां बांटना हो चीजों को तो शाह बहुत टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने भी तो एक पुनर्गठन किया है ना, क्या है ना, पुनर्गठन किया कि नहीं किया जम्मू कश्मीर का? ये पुनर्गठन ही है। वो अलग बात है कि हरियाणा पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ वो किसी विधेयक के तहत, वो किसी कमेटी की सिफारिश के तहत, ठीक है, वो किसी प्रोसेस के थ्रू, और फिर जो पारित हुआ और फिर वो एक्ट बना और फिर उसके बाद में राज्य जो है निर्माण हुआ, पुनर्गठन हुआ। लेकिन अभी जो राज्य जम्मू कश्मीर का जो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उसके अंदर सब कुछ एक ही आदमी है, समिति भी उसी की है, सिफारिश भी उसी की है, सब कुछ उसके, जिसको कहते हैं हम लोग शाह, अमित शाह कमीशन। ठीक है, हो गया पुनर्गठन। ठीक, तो शाह से शाह याद रह जाएगा, अमित शाह का ध्यान रखना, और ये हमेशा हमारी जिंदगी में याद रहेगा। इस क्वेश्चन को अगर पूछा गया ना कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये टेक्निक है कि जैसे तुम्हारे पास में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा और पंजाब राज्य की सीमाओं का निर्धारण किस आयोग ने किया, तो तुम्हारे को एक क्लास याद आएगी, मैं सामने खड़ा दिखाई दूंगा, अमित शाह दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर दिखाई देगा, पंजाब दिखाई देगा कि शाह का भाई शाह, बड़ा भाई पहले शाह था, अब छोटे भाई ने फिर पुनर्गठन किया। बड़े भाई ने जो किया वो पंजाब क्या किया, और पंजाब से ऊपर की जो जगह थी वो उसके पंजाब के आगे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर सिंपली। तो ऊपर की जो करी वो किसने कर दी थी? अमित शाह ने। तो दोनों, उसने बोला बड़े भाई तू ये करके गया था, ऊपर की समस्या का मैंने समाधान कर दिया है, अब नीचे देखेंगे साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जेसी शाह आयोग ने जो है सीमाओं का निर्धारण किया था। इस जेसी शाह के नाम के साथ में दो आदमी और थे कमीशन के अंदर, दैट विल बी फिलिप्स एंड वन इज मोर इज एस दत्त। ठीक है, याद करने के लिए स्टोरी है, बताऊं? बताऊं ना बताऊं? है क्या? नहीं, तीनों को याद, इसमें ये सामान्य क्वेश्चन है, कई बार कमीशन पूछ लेता है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि दूसरा वर्ड है जैसे फिलिप्स, याद करने के लिए बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, ये आपको कैसे पता चला? 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, ये इंफॉर्मेशन आप तक कैसे आई है? न्यूज से आई। कौन से न्यूज से? टीवी के अंदर रिपब्लिक भारत देखते हो, आज तक चैनल्स है ना, ठीक बताया इन्होंने कि न्यूज से, कोई रिपब्लिक भारत से, कोई इंडिया टीवी से, कोई एनडीटीवी से, कोई जी टीवी से, ठीक है, कोई न्यूज़ 24 से, इन चैनल्स के माध्यम से जो है आप तक सूचना पहुंची कि अब जो है राज्य का पुनर्गठन हो गया और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन जब 1966 के अंदर हरियाणा बन रहा था, पंजना ओम कश्यप नहीं थी, रविश भी नहीं था, रज शर्मा भी नहीं था, और मिस्टर अर्नब गोस्वामी तो थे ही नहीं। ठीक है, ये लोग नहीं थे, तो उस समय कैसे सूचना मिली होगी? ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अभी हम आपको हरियाणा के विभाजन की कथा सुनाएंगे, यही हुआ होगा है? तो अभी तो खैर आप न्यू जनरेशन में हो, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी जनरेशन के टाइम में रेडियो का बड़ा प्रचलन था, और रेडियो एक ही कंपनी बनाती थी जो बहुत फेमस थी, उसका कोई नाम बता सकता है? फिलिप्स। ठीक है, उस कंपनी का नाम था फिलिप्स। फिलिप्स के रेडियो धड़ल्ले से बिकते थे। तो जो दूसरे इस आयोग के सदस्य थे जिन्होंने राज्य का पुनर्गठन हो गया सूचना को हर जगह पहुंचाया, उसका नाम था फिलिप्स।
अब फिलिप्स रेडियो से फिलिप्स को कभी भूलोगे नहीं, अंडरस्टैंड। तो फिलिप्स आ गए आपके। उसके बाद में फिलिप्स ने सब जगह पहुंचा दिया समाचार कि हाँ भाई हरियाणा पंजाब दोनों अलग अलग हो गए हैं, और क्या हमारे बड़े भाई शाह साहब ने जो है उनको बस दक्षता है राज्यों को बांटने की, तो उन्होंने बांट दिया है। देखो हरियाणा अलग कर दिया है, पंजाब अलग कर दिया है। उसके बाद में चुनाव आया, तो इस पर्टिकुलर चुनाव के अंदर जो 2019 का हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के अंदर एक इंटरव्यू हुआ, और उसके अंदर हमारे एक प्रसिद्ध अभिनेता ने एक प्रश्न पूछा, आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? ये प्रसिद्ध वाक्य किस अभिनेता का है, तो बताएगा? हाँ, ये प्रसिद्ध वाक्य जो है अभिनेता अक्षय कुमार का है। यानी कि राज्य का पुनर्गठन हो गया, बंटवारा हो गया, समाचार दे दिए, लेकिन उसके बाद और ज्यादा प्रोपोगेंडा करना है और ज्यादा लोगों तक समाचार पहुंचाना है, तो किसी एक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो 2019 में आवश्यकता पड़ी अभिनेता अक्षय कुमार की। तो उस समय जो जिस एक्टर की जरूरत पड़ी थी वो थे एस दत्त, सुनील दत्त, फादर ऑफ संजय दत्त, एस दत्त भी कह सकते हो। यहां एस दत्त इस आयोग के सदस्य हैं, लेकिन ये मत मान लेना कि एस दत्त सुनील दत्त थे, ये याद कराने के लिए बताया मैंने। सो अब आप कभी नहीं बोलोगे कि फिलिप्स कौन था और एस दत्त कौन था, ये सारी चीजें, ठीक है। खैर ये अलग चीजें याद कराने के लिए आपको बता दिया। हुकमदेव सिंह कमेटी इंपॉर्टेंट है, जैसे शाह आयोग इंपॉर्टेंट है। काम आपको बता दिया कि एक का सीमा निर्धारण का काम था, दूसरा का काम था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या क्या बना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, कि जैसे ये एक्ट बना तो देखो क्या क्या बना। मॉडर्न स्टेट ऑफ पंजाब, वर्तमान का जो पंजाब आप देख रहे हैं वो इस एक्ट से बना, ठीक। दूसरा मॉडर्न स्टेट ऑफ हरियाणा जो आप देख रहे हैं वो इस एक्ट से बना। उसके बाद में कैपिटल, दो राज्यों की एक साझा कैपिटल जो उस समय पहली बार हुई थी, एक ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ का निर्माण इसी एक्ट से हुआ। और इसी एक्ट से जो पंजाब का हिली एरिया था, कांगड़ा, शिमला, कालका, ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था, इसी एक्ट से इन सारे पहाड़ी इलाकों को दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को। ध्यान रखना उस समय हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं है। 1966 के अंदर हिमाचल प्रदेश इज ए यूनियन टेरिटरी। तो आप देखो कितना डिवीजन किया है कि एक नया राज्य आपका हरियाणा आ गया, एक आपका पंजाब बन गया, एक आपका चंडीगढ़ बन गया, एंड वन इज मोर द पर्टिकुलर हिली एरियाज ट्रांसफर टू द टेरिटरी विल बी ट्रांसफर टू द हिमाचल प्रदेश। अंडरस्टैंड यू? 1966 वो फिर कंफ्यू वो जिसने पीपीटी बनाया है, दैट्स द टेक्निकल एरर, दैट्स द क्लैरिकल, क्या नाम है, हाँ नहीं, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। आपने बता दिया, वो बहुत अच्छा किया। इसको 66 कर लेना है ना, 66, बढ़िया किया गया। तो इस एक्ट से ये चार चीजें आपके पास में नई आ गई, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, और निर्धारण हो गया कि किस पर्टिकुलर एरिया को कहाँ जाना है। मैं आपको एक बार एक मैप दिखाना चाहूंगा इसके ऊपर। ये उस समय का हरियाणा है जब हरियाणा बना था 66 में, ठीक। और वर्तमान में जो हरियाणा है वो ये है। अब ये 7 जिलों के साथ में हरियाणा 1966 में बना था। कितने जिलों के साथ में? 7। और वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 7 से लेके 22 तक की भी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। विक्रम बेताल की जो कहानी है वैसे ही बताएंगे, कभी उसको लेके गए, कभी हिसार को लेके बांट दिया, कभी करनाल को लेके बांट दिया। तो 7 से 22 कैसे पहुंचे, वो एक जर्नी है फ्रॉम 66 टू 2019 2021। वो एक अलग चैप्टर का पार्ट है जिसमें बताएंगे। लेकिन खैर हम बात करते हैं, अब रीऑर्गेनाइजेशन से 4 चीजें बनी। अब ट्रेसेस जो है आपको एक बार फिर इतिहास में चलना पड़ेगा। जब पंजाब को समझना है तो आपको इतिहास में चलना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल रूप से कहां से पंजाब आया और कैसे कैसे हरियाणा किस किस क्षेत्र का पार्ट रहा। राणा रणजीत सिंह हुआ करते थे पंजाब को सॉलिडेटरी बड़ी पावर के रूप में, ठीक है, एक सिख साम्राज्य के रूप में, इवन कश्मीर तक शासन चलता था उनका। राणा रणजीत सिंह बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। और जब तक राणा रणजीत सिंह रहे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं रही कि पंजाब के अंदर घुस जाए, तो डरते थे। उन्होंने भी इतिहास पढ़ा था कि वाहे गुरु द खालसा वाहे गुरु दी फतेह, चिड़िया नाल ते बाज लड़ाऊं ते गुरु गोविंद नाम धराऊं।
तो अंग्रेज भी डरते थे इस चीज से। मोदी को भी डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। खैर, नहीं डरना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो हमारी सोवरेंटी है, गवर्नमेंट को डरना नहीं चाहिए। लेकिन जनता के हाथ में भी आंदोलन की शक्ति होती है, तो आप मत डरें। जनता अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। सोवरेंटी को मेंटेन करना भी, डिग्निटी को मेंटेन करना भी गवर्नमेंट का काम है, और आंदोलन करना हमारा सिटीजन्स का नागरिक अधिकार है। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं वो आप देखेंगे क्या होता है। ठीक है, किसान जवान भी अगर परेड कर सकते हैं तो किसान भी परेड कर सकते हैं, नहीं? खैर छोड़ो। तो हम लोग कहाँ थे कि इतिहास में। लेकिन इतिहास में जब राणा रणजीत सिंह जब जब कमजोर हुए हैं, सॉरी, जब जब कोई साम्राज्य कमजोर हुआ है, तब तब अंग्रेजों ने उसका एनेक्सेशन किया है। तो 1849 आफ्टर द पर्टिकुलर रणजीत सिंह, दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय 1849 में पंजाब का अधिग्रहण किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अभी तक कंपनी है, अभी तक गवर्नमेंट नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, एक डिफरेंस है। 1857 के ऊपर, 1857 से पहले भारत में जिसने राज्य किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और 1857 के बाद जो राज किया गया, दैट विल बी इंडिया इज डायरेक्टली अंडर द क्राउन, सीधा ब्रितानी पार्लियामेंट के अधीन, ताज के अधीन। ताज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। ताज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, महारानी विक्टोरिया से लेकर आज तक एलिजाबेथ विलिजबथ सबकी इंपॉर्टेंस है ना? तो एट दैट टाइम जो ताज था, द प्रिंस, द क्राउन इज अंडर द विक्टोरिया। ठीक है, खैर। तो 1849 के अंदर जो है आपका पंजाब का एनेक्सेशन हो गया, और इट इज द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय ये जो हरियाणा जिसको आप कह रहे हैं, जो हरियाणा आज आपको दिख रहा है, हिसार, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये जो पूरा इलाका है, ये इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंजाब। उस समय हम पंजाब के साथ नहीं थे। उस समय हमारा जो ये इलाका था, ये पूरा इलाका था हमारे उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ में, यानी यूपी के साथ में वर्तमान में। हरियाणा इज द पार्ट ऑफ यूपी एट दैट टाइम, वी आर नॉट विद द पंजाब स्टेट, और हम लोग कानपुर से जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक, अब तक 1857 तक। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वी आर द पार्ट ऑफ दिल्ली आल्सो, क्योंकि दिल्ली भी इसी इलाके में आ जाता था। लेकिन 1858 के बाद में, विद द डेक्लेरेशन ऑफ विक्टोरिया एंड विद द न्यू एक्ट 1858 अधिनियम के साथ ही, हरियाणा का जो ये क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र था, इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया। तो इस आप ये मान के चलिए कि 1858 से लेके और 1966 तक हरियाणा किसका पार्ट रहा? पंजाब का पार्ट रहा। और पंजाब का भी यदि आप देखो, तो पंजाब का जो डिवीजन है वो 2 बार हो रहा है। पंजाब का जो पहला डिवीजन हो रहा है वो कब हो रहा है? 1947, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, रेड क्लिफ आयोग, तो अंग्रेजों ने जिस कानून के तहत हमें आजाद किया था, उस कानून के मुताबिक 2 राज्य ही ऐसे थे जिनकी विधानसभाओं को निर्धारित करना था कि पाकिस्तान के साथ जाएं चाहे और इंडिया के साथ जाएं। उसमें एक बंगाल था, उसमें एक पंजाब था। बंगाल के भी 2 पार्ट हुए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आपका हो गया। ऐसे ही पंजाब के 2 पार्ट हुए, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पंजाब, और एक पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब आपका पार्ट हो गया, ईस्ट पंजाब आपका हो गया, और पूर्व वेस्ट पंजाब किसका हो गया? हाँ, पाकिस्तान का हो गया, और उसकी राजधानी लाहौर है। कत्लेआम हुई, मारा गया, काटा गया। कितने मुसलमान यहां से कटे हुए गए, कितने सिख वहां से कटे हुए आए, कितने हिंदू वहां से कटे आए हुए। दोनों तरफ से सांप्रदायिकता में कोई कमी नहीं थी। वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट पॉलिटिकल कि इसमें किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। दोनों समान थे। असंख्य हिंदू भी कटे तो असंख्य मुसलमान भी कटे। कितने लोगों का क्या बोलते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, कितना रिहेबिलिटेशन हुआ, कितना कत्लेआम हुआ। शायद पूरे विश्व के अंदर ऐसी घटना, इतना ज्यादा एक दूसरे का माइग्रेशन, इस प्रकार का इतिहास में कोई भूले बिसरे कोई कहानी है जो हमारे यहाँ हुआ। तो जो पश्चिमी पंजाब था वो चला गया किसके पास में? पाकिस्तान के पास में। और हमारे पास में आ गया
ये वाला जो जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी पंजाब, ईस्ट पंजाब। तो इसी ईस्ट पंजाब का पार्ट है हरियाणा जो है, पहले तो इसका रहा, और आप ये मान के चलिए उसके बाद 1947 से लेके और 1966 तक हम लोग किसके पार्ट रहे? ईस्ट पंजाब के। किसके? ईस्ट पंजाब के। थोड़ी सी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है और उर्दू भी नहीं आती, लेकिन लिखा उर्दू जैसा ही जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ईस्ट पंजाब के साथ रहे। अब कहने वाली बात, समझने वाली बात होगी कि ये पार्ट को थोड़ा सा डेमोग्राफिक भी आपको समझना पड़ेगा। जब पूरा पंजाब एक साथ था, यानी पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब एक साथ था, तो यहां जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी। किसकी थी? लेकिन क्योंकि पश्चिमी पंजाब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो चला गया पाकिस्तान के पास में, और यहां पर भी जो मुस्लिम्स थे वो माइग्रेट कर गए। कहां? कहां माइग्रेट कर गए? पाकिस्तान। तो अब ये जो एरिया था ये अब सिख डोमिनेटेड हो गया। अब यहां की जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो सिख रिलीजन की हो गई। अब सिखों को मजा आया कि पहली बार पीछा छूटा है कई सालों के बाद में मुसलमानों से, मेजोरिटी में आए हैं, बहुत तंग किया हमारे को। अब मेजोरिटी में आए तो हम भी हमारी चलाएंगे, चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए? तो सिख भी बोले कि पंजाबी सूबा, बोले अब हमारे को पूरा पंजाबी सूबा अलग चाहिए। बोले क्यों चाहिए? तो तत्कालीन समय के अंदर जो इंडिया का जो चल रहा था दिमाग में, वो चल रहा था कि लैंग्विस्टिक बेस के ऊपर स्टेट्स को बनाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उस बेस के ऊपर पंजाब भी बन रहा था। भाई सिख जो की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है हिंदी से, गुरमुखी लिपि है उनकी, है ना? तो वो भी ये सपना पालने लगे कि हमें भी एक अलग स्टेट चाहिए, दैट विल बी द सिखिस्तान, नॉट द खालिस्तान, दैट विल बी द सिखिस्तान। खालिस्तान तो अभी अभी थोड़ा सा फिर से फेमस हो गया। दिल्ली पुलिस जो है आजकल गाड़ियों के अंदर जो है 4 सरदारों की फोटो लगा के और घूम रही है, और चारों का नाम सरदार और बड़ी बड़ी पगड़ी वाले हैं। वो ये बोलते हैं आतंकवादियों की सख्त तलाश है। वो पिछले 25 साल से क्या नाम है वांछित है दिल्ली पुलिस के, लेकिन उस समय उनकी जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि सिख आंदोलन चल रहा है ना, तो अब वो 4 फोटो लगानी बहुत जरूरी है। इसी वक्त जरूरत है उनकी, बाद में जरूरत नहीं रहेगी, और पहले भी जरूरत नहीं थी। खैर, तो ये पार्ट रहा कि हिस्ट्री क्या रही इसकी। तो अब बात करेंगे कि ये एक आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि क्या पंजाब रहा, क्या हरियाणा रहा, और सारी चीजें। अब मैं आपको बात बताऊं कि हरियाणा का निर्माण के अंदर ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोगों का या हिंदी स्पीकिंग एरिया का योगदान नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर जो हरियाणा के क्रिएशन में योगदान है तो वो है पंजाबी सूबा मूवमेंट। यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, मूवमेंट की जगह मोरामेंट कर रखा है। ठीक है, ठीक है। देखो आप डेमोग्राफिक रूप से देखोगे तो यहाँ 2 अलग अलग कल्चर अब रह गई हैं। एक रह गए हैं हिंदी स्पीकिंग एरिया यहाँ पर, और एक एरिया है जो पंजाबी रीजन, यानी पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स। रिलीजियस में यदि आप देखोगे तो एक हिंदू है यहाँ पर और एक सिख है यहाँ पर। और वैसे हम लोग मानते हैं कि हिंदू और सिखों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेसिकली जब हम कहते हैं तो हम भी तो सारे हिंदू हैं, हम भी तो सारे हिंदू हैं यहाँ, लेकिन ये पंडित जी हैं, वो राजपूत जी हैं, मैं यादव हूँ, ये मुस्लिम हैं, ये जाट कम्युनिटी से हैं। ये डिफरेंसेस तो हैं, यानी अंतर तो द्वंद्व तो रहेंगे ना, और वो हमारी आइडेंटिटी है। हम लोग कई बार बात करते हैं कि कास्ट जो है, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। किताबों में हमारे को पढ़ाया जाता है कि कास्ट नहीं होनी चाहिए, जाति एक अभिशाप है, बताते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये बचपन से सिखाते आए कि जाति एक अभिशाप है, जाति के बंधन तोड़ने चाहिए। और तोड़ने जाते हैं तो घर वाले लठ मारते हैं कि अन्य कास्ट के अंदर शादी कैसे कर ली। इसका मतलब समाज और संविधान में कुछ डिफरेंस है ना? तो वही मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जाति जो है, जाति आपकी आइडेंटिटी है। समाज पहले बना है या राज्य पहले बना है? स्टेट पहले बना या सोसाइटी? तो सोसाइटी ने ही तो स्टेट बनाया होगा। तो सोसाइटी जो थी जब आप पैदा हुए थे तो मोस्टली लोग कौन थे? वो लोग जो थे जो आपकी कास्ट के थे, और आप मरोगे तो भी वही लोग सबसे आगे मिलेंगे आपको।
और आपके पूरे लाइफ के अंदर मेजोरिटी भी उन लोगों की होगी, तो दैट विल बी योर आइडेंटिटी। आप अमेरिका के अंदर हैं और वहां आप ये कहें कि आई एम इंडियन, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी आइडेंटिटी है। इन अमेरिका इफ यू आर सेइंग आई एम इंडियन, दैट मैटर ऑफ प्राउड। लेकिन जब मैं इंडिया के अंदर हूं तो मैं हरियाणा का हूं, और जब मैं हरियाणा के अंदर हूं तो मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूं, और जब मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूं तो मेरा गांव का नाम भी है। और फिर मेरे से पूछा जाएगा तुम हो, तो मैं बोलूंगा मैं बालकृष्ण यदुवंशी, एंड दैट विल बी माई आइडेंटिटी। एंड नो बडी हैव, नो कॉन्स्टिट्यूशन हैव सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस टू एस्टेब्लिश, टू डिमोलाइज पर्टिकुलर माई आइडेंटिटी। वो मेरी पहचान है, और विविधता में एकता तो हमारी पहचान है। होमोजेनियस इन द हेट्रोजेनियस, दैट विल बी आवर आइडेंटिटी ना। तो ऐसा मत समझो कि कास्ट जो है वो क्या बोलते हैं एक अभिशाप है, फलाना है, दिखना, इट विल बी आइडेंटिटी। हाँ, रेडिकल नहीं होना चाहिए, रेडिकल नहीं होना चाहिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मेरी ही जाति सर्वश्रेष्ठ है, अब ही सर्वश्रेष्ठ है। एससी भी सर्वश्रेष्ठ है, पंडित जी भी सर्वश्रेष्ठ है, राजपूत भी सर्वश्रेष्ठ है, जाट भी सर्वश्रेष्ठ है। ये वो नहीं आना चाहिए, ये डिफरेंसेस हैं, बाकी वो आपकी आइडेंटिटी। खैर, तो यहां जो सिख थे, सिखों ने पहली बार ये सोचा कि वो पहली बार मेजॉरिटी में आए इतिहास के अंदर, तो क्यों ना ऐसा हो कि एक अलग सिख सूबा जो है उसका निर्माण करवाया जाए। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि आजादी से पहले जो माउंटबेटन प्लान था उसके तहत भी वो अलग रह सकते थे। उसके अलावा दूसरी भी बात करें तो इवन नेहरू के जो आजादी से पहले के कुछ अगर जा आप भाषण सुने तो उसमें सीधा सीधा बोल रहे हैं नेहरू जी कि हाँ, पंजाबी इज द रिचेस्ट लैंग्वेज एंड खालिस एंड सिखिस्तान इज द सेपरेट होमलैंड ऑफ द सिख्स। वो इस प्रकार की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिख कम्युनिटी भी ये कह रही है कि जो सॉवरेंटी मिली है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, तो हमें भी उसका, उस डेस्टिनी के अंदर हमें भी शामिल कीजिए। आप और राज्यों को भी तो बना रहे हैं लैंग्विस्टिक बेस के ऊपर, पूरा साउथ इंडिया आपने लैंग्विस्टिक बेस पे बना रहे हैं ना, तो हमारे साथ भी न्याय के क्या हम भारत के संविधान के तहत क्या इस सोवरेंट स्टेट के अंदर हमारी आज़ादी, हमारी पहचान, हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का कोई विशेष वो नहीं है क्या? हमें भी दे दीजिए। तो सिख सूबा जो है उसकी मांग सबसे पहले उठी। अभी हरियाणा की मांग नहीं उठी है, अभी सिख सूबा की बात उठी है। और सिख सूबा किससे मुक्ति चाह रहा है? हिंदी बेल्ट से मुक्ति चाह रहा है। ठीक, वो इंडिपेंडेंट चाह रहा है कि हमें पूरा सिख कम्युनिटी का मिल जाए। ठीक, और इसके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हैं कौन? अकाली दल। वर्तमान में आपको अकाली दल दिख रहा है, प्रकाश सिंह बादल दिख रहे हैं, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, हरसिमरत कौर अभी जो सेंटर में मोदी जी के साथ थी और फिर कृषि बिल के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये वही दल है अकाली दल। और अकाली दल ने शुरू से इस मूवमेंट को लीड किया है, सारा सब कुछ अकाली दल का ही किया हुआ है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, दैट विल बी ऑफ सिखिस्तान। और उसके अंदर एक फेमस आदमी का नाम आता है, दैट विल बी मास्टर तारा सिंह। एक सितारा सिंह भी हुआ करते हैं, एक तारा सिंह और भी था। कौन सी फिल्म में था तारा सिंह के कैरेक्टर? सनी देओल, गदर में नाम तारा सिंह ही था ना उसका भी। हाँ, तो ये वही तारा सिंह है, ये मान लो, ठीक है। और तारा सिंह बोलता है कि अगर ये कागज का टुकड़ा नहीं मिला तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो ये तारा सिंह बोल रहा है कि एक कागज के टुकड़े में तुमने ये नहीं लिखा कि पंजाब अलग राज्य होगा, तो क्या पंजाब अलग राज्य नहीं बनेगा? अलग राज्य तो बनेगा। तो तारा सिंह जो है अकाली दल के, उन्होंने इसको लीड किया, ठीक है। और इस मूवमेंट के तहत काफ़ी सेक्रीफाइसेस दिए, बहुत सारे सेक्रीफाइस दी थी, लाखों, इन्हीं लाखों तो क्या कहेंगे, हजारों लोग जेल में गए, कुछ लोग मरे, अप्रोक्सीमेटली 2000 कैजुअलिटीज़ हैं, है ना। तो तारा सिंह ने 1948 में सबसे पहले जो था वो उन्होंने मांग रखी कि एक अलग सिख सूबा होना चाहिए। हालांकि आज़ादी से पहले कुछ लोगों को देखा जाए तो कुछ मांगे और भी थी। आपको बताऊं कि 1925 के अंदर सबसे पहले, जैसे हम किसके पार्ट थे? हरियाणा का पार्ट किसके साथ था? पंजाब के साथ। तो एक कैरेक्टर आते हैं पीर मोहम्मद हुसैन। पीर मोहम्मद हुसैन मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता हैं, और सर्वप्रथम ये उस बात को 1925 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कहते हैं कि द पार्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट नॉट शुड बी गो विद द पंजाब, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिल्ली। क्या बोल रहे हैं कि जो हरियाणा का हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिसको तथाकथित आज आप हरियाणा कह रहे हो, उस समय हरियाणा नाम नहीं था, वो जो एरिया है उसको दिल्ली के साथ होना चाहिए, पंजाब के साथ नहीं होना चाहिए। इन 1925, इन 1928 देयर विल बी सर्वदलीय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस देयर। भारत में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। उसके अंदर भी कांग्रेस ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, ये इलाके को दिल्ली के साथ होना चाहिए। देन पर्टिकुलर 1946 में जाओगे, पट्टाभी सीतारामैया एट द टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ही अगेन से
कि हाँ ये जो हिंदी बेल्ट है इसको दिल्ली के साथ करो, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन 1947 के बाद में चीजें बदल गई। तो अब मास्टर तारा सिंह जो कहते हैं कि अरे तारा सिंह ने कह दिया है कि पंजाब बनेगा तो बनेगा, सरकार में कौन बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू। और सीएम कौन बैठा है? भीमसेन सच्चर, सच्चर फार्मूला आएगा। तो तारा सिंह ने बोला मैं आंदोलन करूंगा और मैं अभी दिल्ली की घेराव करूंगा और अभी मैं चंडीगढ़ का घेराव करूंगा। तो मनोहर लाल खट्टर की जगह यूँ समझ लो कि उस समय कोई भीमसेन सच्चर थे, बोले डट डट डट, मैं फार्मूला देता हूँ, एंड फार्मूला देता हूँ कि शांति बरत ले, थोड़ा रुक जा, मैं बताता हूँ, सिस्टम से चलेंगे, ऐसे ही एकदम उग्र मत हो। तो भीमसेन सच्चर फार्मूला आया। तो फर्स्ट फार्मूला टू रिजोल्व आउट द प्रॉब्लम इज द सच्चर फार्मूला इन द 1949। ठीक है, भीमसेन सच्चर द्वारा दिया गया, हमारे सीएम हुआ करते थे, ठीक है, पूरे संयुक्त पंजाब के, ईस्ट पंजाब के। तो उन्होंने बोला कि जो काम करते हैं कि बायलैंग्वेज कर लेते हैं काम, और पूरे क्षेत्र को जो है दो पार्टों में बांट बांट देते हैं। एक पार्ट जो है वो जो जहां पंजाब यानी सिख डोमिनेट करता है, तो सिख डोमिनेट करता था 7 जिलों के अंदर, और टुगेदर विथ पेप्सू। पेप्सू क्या है? पंजाब नहीं, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजादी के बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खड़ी करी थी, जिसके अंदर 6 प्रिंसली स्टेट्स को बना मिला के, जिसके अंदर जींद, नाभा और बहुत सारी चीजें, इवन महेंद्रगढ़ भी कुछ समय उसका पार्ट रहा है। ठीक है, महेंद्रगढ़ आजादी से पहले पटियाला के ना रियासत का ना पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो पेप्सू स्टेट बनाया गया था, पेप्सू एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, 1948 में बनाया गया था। ठीक है, तो 7 जिले जो थे वो, और 6 ये पेप्सू, ये सिख डोमिनेटिंग एरिया था। और उसके बाद में ये जो इलाके थे आपका करनाल, उसके बाद रोहतक, उसके बाद आपका गुड़गांव, उसके बाद में हिसार, महेंद्रगढ़, ये जो इलाका था ये हिंदी बेल्ट का था। तो जो सच्चर फार्मूला था, वो सच्चर फार्मूला ये था कि ऐसा काम करते हैं कि जो पंजाबी डोमिनेट जो क्षेत्र है, वहाँ जो है पंजाबी जो लैंग्वेज है उसको जो है आप वो बना लो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना लो, और मीडियम ऑफ मोड ऑफ गवर्नमेंट बना लो, और हिंदी विल बी द सेकेंड लैंग्वेज। हिंदी विल बी सेकेंड लैंग्वेज। सारा रोड़ा जो है ना वो भाषाओं का था, हिंदी विल बी द सेकेंड लैंग्वेज। और ऐसे ही उल्टा कर दिया उन्होंने यहाँ हिंदी के अंदर, यहाँ पर क्या हिंदी बेल्ट में, कि यहाँ हिंदी विल बी द डोमिनेटिंग, यानी कि वो जो है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ गवर्नमेंट का, अप्रेंटिस का की लैंग्वेज होगी, और जो पंजाबी होगी वो सेकेंड लैंग्वेज होगी। मुझे लगता है कि एक तरह से ठीक करा था तत्कालीन स्थितियों को लेते हुए। लेकिन सितारा सिंह की महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर थी। तारा सिंह भी ये देख रहे थे कि हम भी मुख्यमंत्री बने, यही काहे बने, तो हमारे मुख्यमंत्री बनने में तो ये फार्मूला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उन्होंने इधर उधर की बात करी कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और एक दूसरा रीजन और था कि विरोधी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी तो रिएक्शन होगा। जब ये फार्मूला लागू किया गया तो उस समय जनसंघ क्या कर रहा था, उस समय हिंदू महासभा क्या कर रहा थी, स्वतंत्र पार्टी क्या कर रही थी, ये भी देखने वाली बात है। जैसे ये फार्मूला दिया तो इसका सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक ये कि हमारे जो तथाकथित, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू साम्राज्यवाद या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उन्होंने इसका विरोध किया। और उसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मेजोरिटी जो था वो हिंदुइज्म का था, और उसके अलावा आप इधर आ जाओ पर्टिकुलर इस तरफ अंबाला की इस बेल्ट के अंदर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेट्स हुआ करती थी, उन्होंने सीधा फरमान जारी कर दिया कि हिंदी के अंदर ही होगा और नो सेकंड लैंग्वेज। उसका रिएक्शन गया पंजाबी सूबे के अंदर, तो उन्होंने बोला हिंदी विल नॉट बी द सेकंड रीजन। क्लैश हो गया, क्लैश हो गया, और सच्चर फार्मूला खत्म। इस सच्चर फार्मूला के ऊपर एग्री नहीं हुआ और एजिटेशन बढ़ गया कि नहीं अब तो और कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और ऐसा है और वैसा है और आंदोलन पूरा करेंगे। ठीक है, वाहिगुरु जा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। और अब जो है हम फिर से आंदोलन के रास्ते पे, और सच्चर फार्मूला आपका फेल कर गया। उसके बाद उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि पंजाबी सूबा मूवमेंट को लेकर जो है ये एक बार एक डेलीगेशन गया था, जिसके अंदर एच बाजवा, याद करने की जरूरत नहीं, ये कोई पूछेगा नहीं, एच बाजवा, मान और ये करतार सिंह जो थे, ये 19 ये गए थे एक बार के नाम, जब जिस वक्त 1948 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास में सोशल एंड लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसमें कानून और सामाजिक मंत्रालय हुआ करता था अम्बेडकर जी के पास में। उसके पास गए थे, दे दो यार सूबा। अम्बेडकर जी बोले देखते हैं, सोचते हैं। अम्बेडकर जी बड़े तरीके से जवाब देते थे, हाँ देखते हैं, लेकिन वो देखना उनका कभी हुआ नहीं। ठीक है,
सच्चूरा फार्मूला हो गया, आंदोलन अपनी जगह चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, सब सारे काम एक साथ चल रहे हैं, और नेहरू टस से मस होने को तैयार नहीं। ना 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 ना, कोई पंजाबी पंजाबी अलग नहीं, हिंदू भाई मुस्लिम और क्या बोलते सिख भाई साथ साथ रहो, दोनों की बाई लेकिन जो है इसको बाईलैंग्वेज स्टेट बनाओ, बहुत अच्छी संस्कृति है सबकी, कोई जरूरत नहीं है। इतने में आ गया 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी थी 1953 में। इसको बनाया था इसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, सैयद फजल अली जो थे, इनको राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य बनाया गया था। इसमें न्यायिक लोगों को ज्यादा लिया जाता है क्योंकि वो उनको ये माना जाता है कि वो तटस्थ हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तटस्थ हैं। जब और दूसरा एक भी होता है, जब गवर्नमेंट से कोई काम नहीं सलटता तो भगते हैं सुप्रीम कोर्ट, जी आंदोलन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जी कुछ बोलिए, कुछ और बात हो जाए जो गवर्नमेंट ना संभाल पाती, सुप्रीम कोर्ट जी कुछ बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, हमारे पास बार बार मत आओ, बकवास की बात बंद करो, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर पावर दे रखी है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी ना है। सुप्रीम कोर्ट की और इज्जत खराब करवाओगे। हमने तो कह दिया था हम तो सदस्य 4 सदस्य 5 सदस्य कमेटी बना रहे किसान आंदोलन के लिए, किसानों ने मना कर दिया, नहीं मान रहे, हमारी कोई थोड़ी बहुत तो इज्जत बची है, उसको और खराब कर दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। खैर, यहाँ फजल अली कमीशन बना और इसके अंदर दो थे, इनका नाम याद रखना है, फजल अली थे, पनिक्कर थे और कुंजरू। हाँ, एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू, ये दो आदमी और थे जो इस आयोग के पार्ट थे। तो इसने इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर भारत के अंदर काफी जो है ना स्टेटों का निर्माण हुआ है। 1955 में सरकार ने इसको रिपोर्ट दी, 1956 में लागू हुआ। तो ये लोग भी जो पंजाबी वाले थे, ये लोग भी जो हैं ये पहुंच गए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास में। तारा सिंह जो था वो लीड कर रहा था। तारा सिंह बोला देखिए फजल अली जी, हम भी आए हैं, हमारी बात भी सुनो, हम बहुत परेशान हैं, काफी दिनों से हो गए लड़ते लड़ते, 1800 ना 1700 के नाम, सॉरी 1948 से मैंने के नाम शुरू करा था एजिटेशन, कई बार फास्ट किए, भूख से मेरा पेट आप देखो वजन कितना गिर गया है और कितना सेक्रीफाइस करके आए, तो हमारी बात भी सुन लो। फजल अली ने बोला सुनाओ। तो 14 मई 1994, 14 ऑफ द मे 1954 को ये डेलीगेशन जो था ये अपने 18 पेज के मेमोरेंडम के साथ में मिला। किससे मिला? फजल अली जी से। तो बोले हाँ जी बताओ, तो पढ़ाओ उसको। तो बोले जी पढ़ाई तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा सिंसियर वाली है, लेकिन समझाओ क्या कहना चाहते हो। बोले जी पंजाबी स्टेट जो है ना एक सूबा अलग बना दो हमारा। बोले अच्छा और बोले जी एक काम और करो, चंडीगढ़ को उसकी राजधानी बना देना। बोले हाँ जी वो भी ठीक। बोले जी और बोले जी ये जो जो इधर उधर छितराए हुए सिख है ना, ये पार्ट को भी जो है ना इसमें मिला देना, इसमें पंजाब में मिला देना। बोले अच्छा जी। और बोले जी वो जो पैप्सू बनाया था ना उसमें भी सिख ही है, उसको भी मिला देना पंजाब में। अच्छा बोले ठीक है। तो फिर बोले जी अलग किसको करें? बोले जी ये जो हिंदी प्रदेश है ना 5-6 डिस्ट्रिक्ट, इनको अलग कर दो और हमारे को पंजाबी सूबा दे दो। फजल अली ने बोला ठीक है तारा सिंह जी, सितारा सिंह जी आपकी बात सुनी जाएगी। अभी आपने रखा है मेमोरेंडम, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोऊंगा, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स दो। तेरे जैसे 36 आते हैं रोज अपना अपना डेलीगेशन लेना, हर स्टेट से आते हैं, तो थोड़ा रुको ठहरो समझो। नहीं वो 12 बज रहे थे सरदार जी के, सरदार जी बोलना अभी चाहिए, तो पुलिस ने उठा के फेंक दिया तारा सिंह को। अभी बकवास नहीं, अभी वो बहुत बड़े कमीशन के आयोग के अध्यक्ष हैं। तारा सिंह को वहां से बाहर भेज दिया गया। तारा सिंह ने दंगे शुरू कर दिए, तारा सिंह को सरकार ने जेल में डाल दिया। तारा सिंह थोड़े दिन अंदर रहो, फजल अली को काम करने दो, तुम साले काम में अड़चन डालते हो। फजल अली अपना काम करने लगा। फाइनली फजल अली ने 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करी और फजल अली ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि किसी प्रकार का कोई भी पंजाबी स्टेट, पंजाबी सूबा नहीं बनेगा, धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता। लैंग्वेस्टिक की बात करें तो पंजाबी जो जिस जिले की तुम जिस इलाके की बात कर रहे हो जहाँ पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्ट हिंदी स्पीकिंग लोगों का भी है, तो इस प्रकार की बात को नहीं माना जा सकता। तारा सिंह तो जेल में पड़े थे, उनको बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये तो बड़ा, अब बोले कुछ करो, ठीक है। तो उसी समय जब अलग कर दिया तो तारा सिंह तो जेल में थे। तो राजस्थान के अंदर भी 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ सिख डोमिनेटिंग में, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ सिख डोमिनेटिंग के अंदर है। दैट विल बी द गंगानगर। 3 बज गए क्या? क्लास दूसरी भी होगी। खैर मैं आज थोड़ा सा यहीं पर कंक्लूड करूंगा, नेक्स्ट उसके बाद में आगे क्लास बाद में लेके चलेंगे। 1953 इसको क्लोज करता हूँ। तो 1955 के अंदर
जो था वहां से फिर जब वो क्या नाम है अंदर जेल में थे, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है एरिया जो है राजस्थान का, टचेस बाउंड्री विद द पंजाब एंड टुगेदर विद द हरियाणा आल्सो। ठीक है, तो वो सिख डोमिनेटिंग इलाका था। उस सिख डोमिनेटिंग जो इलाका था, उससे एक संत जो थे वो फतेह सिंह नाम हुआ करता था, इस नाम को हमेशा याद रखना, फतेह सिंह। तो फतेह सिंह वहां से चले और फतेह सिंह ने जो है अब उसकी लीड रोल संभाल ली कि हम करेंगे अब आंदोलन, ठीक है, और हम देखेंगे। और सरकार जो है वो पूरी तरह वही कि सरकार को झुकना नहीं चाहिए जी राणा जी। तो सरकार नहीं झुकी, ठीक है, सरकार नहीं झुकी, बोले हम नहीं झुकेंगे, और फतेह सिंह वगैरह को भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि बात 2 दिन बाद ही छोड़ दिया गया कि मूवमेंट कोई दूसरी दिशा ले लेगा, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं, और नेहरू जी नहीं झुके। और उसके एजिटेशन के अंदर जो पंजाबी उस समय सरकार आ गई थी वहां पर, प्रताप सिंह कैरो की सरकार आ गई थी कांग्रेस की, ठीक है, प्रताप सिंह कैरो उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे। तो सरकार ने अपना दमनात्मक का चक्का पहिया चलाया, और उसके तहत जो है पंजाबी सूबा मूवमेंट के जो हुआ करता था, जो उनका स्लोगन हुआ करता था कि वी वांट पंजाबी सूबा, वी वांट पंजाबी सूबा, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। उसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि पंजाबी सूबा की कोई बात करेगा तो अंदर कर देंगे। और वो पंजाबी सूबा की मांग जो स्लोगन था उसके ऊपर जो है वो कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई की डेट निर्धारित करी सिखों ने कि 10 मई तक अगर जो इस कानून को रद्द नहीं किया गया कि पंजाब सूबा मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई करोगे, इसको अगर जो आपने नहीं किया तो हम आत्मदाह करेंगे और हम आंदोलन करेंगे। और हुआ यही कि सरकार जो थी वो झुकी नहीं, और नहीं झुकी तो 10 मई को वो आंदोलन ने गति पकड़ ली, और लोग बाग गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ फिर गए, और सरकार भी फिर पूरी तरह दमनात्मक अपनी कार्रवाई के ऊपर, और गोल्डन टेम्पल के ऊपर रेड डाली गई। संत फतेह सिंह को जो है अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मूवमेंट और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आगे की स्टोरी देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे, तो रहिए ना बेखबर, मिलेंगे फिर कल दोपहर। थैंक यू।